अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन कोरोना और हमारी जंग। मैं हूं नादिया नकी, मेरे साथ आज हैं तारिक महमूद। हमारी ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी अब से 2 घंटे तक। हम ये आपको मौका फराहम करेंगे कि आप अपने घर में बैठ के कोरोना वायरस के हवाले से जो सवाल पूछना चाहें ज़रूर पूछें। लोगों के जहनों में अब भी अभाम है, डर भी बहुत लगता है। कुछ लोग घबराते हैं घर में कि एक छींक भी आ जाए, खांसी भी हो जाए, हल्का सा गला जो है वो आपका बैठने लगे तो लगता है कहीं खुदा ना खास्ता हमें कोरोना तो नहीं हो गया। बहुत से लोग घबराहट का शिकार हैं, तो कई ये जानना चाहते हैं कि ये बीमारी किस हद तक फैल रही है, किस तरह से हम बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, जिसमें टोटकों के हवाले से और न जाने कौन कौन से इलाज बताए जा रहे हैं। कई तो दवाएं भी शेयर कर देते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में अब से 2 घंटे में हमने अपने माहिरीन यहाँ पर बुलाए हुए हैं। हमारा नंबर भी डिस्प्ले होता रहेगा ताकि आप हमसे सवाल पूछें और हमारे डॉक्टर्स जो यहाँ बैठे हैं वो इसका जवाब भी देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में जिस तरह से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ सूबों में जो इंतज़ामात हैं, जो हमारी हुकूमतें इक़दामात ले रही हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। क्या ये काफ़ी हैं, मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है? जो ट्रैजेक्टरी पे बड़ी बात होती है कि जो स्टैट्स हमें बताते हैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो हमें लगता है कि हम काफ़ी हद तक एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि ये दुनिया के 196 ममालिक में फैल चुका है, लिहाजा उससे तो हमें लगता है कि काफ़ी हद तक हम बचे हुए हैं। क्या हम अभी भी खाम ख्याली में हैं या वाकई हमारे ऊपर अल्लाह का ये ख़ास करम है कि हमारे पास केसेस कम हैं? पहले आपको पूरी तादाद बताते चलें। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मावने खुसूसी बराए सेहत ने जो प्रेस ब्रीफिंग की, उसके मुताबिक 2291 केसेस हमारे पास पॉजिटिव हैं कोरोना के। 76 केसेस लास्ट 24 आवर्स में रिपोर्ट हुए। 107 जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि सेहत याब हो चुके हैं। क्रिटिकल बताया जा रहा है, अब भी 9 ऐसे मरीज़ हैं जो क्रिटिकल हैं। अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और अब तक पाकिस्तान में कोरोना से जो हलाकतें हुई हैं वो 31 हो चुकी हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ब्रेक डाउन भी बताएंगे मुख्तलिफ सूबों का कि कितने हद तक केसेस वहाँ सामने आए हैं। लेकिन तारिक साहब, मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी बात है कि आज हमने जो ये 2 घंटे रखे और हमसे बाद भी हमारे जो लाहौर और इस्लामाबाद के एंकर्स हैं वो भी आपके साथ होंगे। मेरे ख्याल से कि अब तक की जो सूरत हाल है उस हवाले से तो थोड़ी सी मुझे परेशानी कम होती है, लेकिन फिर बढ़ने भी लगती है। नादिया, एक तो बड़ा अच्छा आपने ब्रीफ किया कि जी पर्पस क्या था। पर्पस ये देखें, डेली बेसिस के ऊपर हम प्रोग्राम तो कर ही रहे हैं। आप भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स को लेके किए, हमने भी जो प्रोग्राम किया तो हमारे जो मेहमान डॉक्टर्स हैं वो आते रहे, मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करते रहे। इसी तरीके से लाहौर स्टूडियो से भी, इस्लामाबाद स्टूडियो से भी प्रोग्राम्स होते रहे। पर्पज़ ये था कि हम जो है थोड़ी सी चीज़ों को स्पेसिफ़ाई करें। और आज ये 2 घंटे जो थे वो इस वजह से थे कि लोगों को ना सिर्फ ये कि अब तक की सूरत हाल के बारे में आगाह करें, बल्कि ये बताएं कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। सही। और डॉक्टर्स से अगर उनके कोई सवाल हैं तो वो बराह रास्त उनसे मालूम करें और पूछें। इसी तरीके से हमने जो 10 से 12 की जो ट्रांसमिशन है वो भी प्लान की है, ताकि जो अवेयरनेस है वो जिस हद तक हम एज़ अ मीडिया और एज़ अ न्यूज़ वन जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करें। पब्लिक सर्विस मैसेजेस के ज़रिए, एहतियाती तदाबीर के ज़रिए, जो भी प्रिकॉशंस हैं उसके, और फिर अगर किसी को हो जाए तो क्या करना चाहिए, और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस के आप किस तरीके से गवर्नमेंट मशीनरी से, हॉस्पिटल से रब्ता कर सकते हैं। तो यही रोल है, और इस रोल को अदा करने के अंदर हमारे जितने मीडिया वर्कर्स हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह हमारा डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, जिस तरह हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग, पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक जो मीडिया वर्कर्स हैं वो भी रोल प्ले कर रहे हैं। आपने जिस टेलीविज़न स्टेशंस पे चले जाएं, हमारे कैमरामैन हैं वो फील्ड में जा रहे हैं, रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, और साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग जो नज़र नहीं आते स्क्रीन पे, मगर उनकी बदौलत जो है ये तमाम मालूमात आप तक पहुँच रही है। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मैं समझता हूँ कि वो न सिर्फ काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन है, बल्कि इस मौके के ऊपर एक जो कॉज़ है उसमें वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो आने वाले वक्तों के अंदर हमेशा जो इन लोगों की खिदमत हैं वो याद रखी जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी के साथ मैं अपने मोहतरम डॉक्टर्स का तारुफ कराते चलूँ। हमारे मेहमान भी हैं, डॉक्टर हमारे साथ हैं कैसर सज्जाद साहब। आप सब इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जनरल सेक्रेटरी पीएमए भी हैं। इनकी जो फील्ड है वो ईएनटी की है। आज जब डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं मरीज़ों को देखते हुए आपके पास आऊँगा, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके पास है या नहीं है, वरना मैं आपसे कोसों दूर बैठूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे तो मेरे ख्याल से खुसूसी हमारी बातचीत इसलिए भी होगी, अभी उन्होंने मुझे बहुत आगाही भी दी बड़ी चीज़ों की जो मैं समझ रही थी, बड़ी एहतियाती तदाबीर हम ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको मज़ीद सहल किया। और आज का मकसद भी यही है कि बहुत सारी चीज़ें आप सब के लिए भी सहल हो जाएं और आपको ये सुकून हो जाए कि घरों को किस तरह डिसइंफेक्ट करना है, अपने आप को किस तरह करना है। नंबर हमारा डिस्प्ले हो रहा है, पहले ही एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि मकसद भी यही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? आई थिंक हमारा कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। 343000960 ये कराची का नंबर है। आप जहां कहीं भी हो हमें कॉल कीजिए और कॉल करने के साथ साथ हमारे जो डॉक्टर्स यहां पर बैठे हैं उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी एज एन इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, आपको लगता है कि ट्रैजेक्टरी पे बड़ी बात हो रही है, ये जो नंबर्स अभी तक कम नज़र हमें आ रहे हैं, ये एक खुश आइन बात है? जी हाँ, ये बिल्कुल जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये दुरुस्त है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग वो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी साथ में रखने की ज़रूरत है कि कितने टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। सही, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि हमारे यहाँ महदूद है, टेस्ट जो है महंगे हैं, किट्स लिमिटेड हैं, बाहर से आ नहीं सकती हैं। तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है बहुत महदूद पैमाने पे टेस्टिंग हो रही है। जो क्राइटेरिया हमने अभी तक रखा हुआ है लोगों का जो साइन एंड सिम्टम्स के साथ भी आ रहे हैं, जब तक वो उनमें ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं होती तब तक हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे। तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये जो नंबर्स हैं ये ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे कि कितने मरीज़ हैं इस वक्त एक्चुअली कोरोना के। और ये आइंदा के जो 2 हफ्ते हैं इनमें ख़ास तौर पे पिक्चर वाज़ेह होगी, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग इर्द गिर्द और दूसरे ममालिक में देख रहे हैं उससे यकीनन थोड़ा सा हम लोगों को ये इम्प्रेशन मिलता है कि वो सिवियरिटी नहीं है डिज़ीज़ की जो दूसरे ममालिक में है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। और उसकी वजह डॉक्टर साहब यही है कि टेस्ट नहीं हुए इतने ज़्यादा, क्योंकि अभी भी जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा बताते हैं शायद हमारे पास 18-19 हज़ार मुश्तबा मरीज़ हैं जिन पे कोरोना की है। वो अलहदा बात है कि ये जो फिगर है 2291 ये वो है, ये तो कंफर्म हो गए जी बिल्कुल, लेकिन जो सस्पेक्ट है वो कहीं ज़्यादा है। और इस तरीके की बात दुरुस्त है कि लोग को जिसको गले में भी तकलीफ़ हो रही है या नज़ला हो रहा है तो वो भी ये समझ रहा है कि खुदा न खास्ता उसमें कोई सिम्टम्स हो गए। अच्छा, तो अगर हम टेस्ट किट्स हों हमारे पास और ये टेस्ट ज़्यादा हों तो फिर शायद ये नंबर्स ये ना हो जो हमारे पास आ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक इससे मुंसलिक सवाल और 2 सवाल और भी हैं, लेकिन पहले मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं उनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इमरान साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि आज मैं न्यूज में सुन रहा था कि अगर कोरोना वायरस का जो मरीज है अगर वो ठीक हो जाता है तो कोरोना वायरस कम से कम 8 दिन तक उसमें मौजूद रहता है उसके बॉडी में। क्या ये सही है डॉक्टर साहब? इस पे जरा वजाहत कर दें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, आपके कॉल करने का शुक्रिया। 343000960 कराची का नंबर है, आप डायल कीजिए। डॉक्टर हनीफ कमाल साहब इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर हमारे साथ तशरीफ फरमा है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब सेक्रेटरी जनरल हैं PMA यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, ENT स्पेशलिस्ट हैं और आपको बता सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके नाक, हलक और गले से रिलेटेड है। डॉक्टर कैसर, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस कि क्या मरीज के अंदर कोरोना 8 से 10 दिन तक या 8 दिन तक रहता है जब वो सेहतयाब हो जाए? देखें, जब एक जरासीम वायरस का, ख़ासकर ये कोरोना वायरस जब एक दफ़ा आपके जिस्म में आ जाता है और उसके बाद आप 14 दिन के बाद वो भुकत लेते हैं उनकी सारी चीज़ें, तो वो जरासीम इतना एक्टिव नहीं रहता है। जब एक्टिव नहीं रहता है तो आप सेहतयाब हो जाते हैं, फिर आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, ना ही आपको ये सोचना है कि जी अब ये दोबारा हो जाएगा। एक दफ़ा आपकी इम्यून डेवलप हो गया, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए, देन यू हैव टू बी वेरी रिलैक्स कि आपको परेशानी की बात नहीं है, जो कि है। डॉक्टर साहब भी इस पर कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन असल बात ये है कि अंदर जाने नहीं देना है। अंदर जाने देना है। डॉक्टर साहब आप अग्री करेंगे, उन्होंने कहा कि किसी दूसरे को लग सकता है। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा डॉक्टर कैसर साहब ने कहा कि एक दफ़ा मर्ज हो जाए तो जो क्राइटेरिया हम लोग ने आजकल बनाया हुआ है, जो आप देखते हैं कि इतने लोग सेहतयाब हो गए, तो इसका क्राइटेरिया यही है कि उनका PCR फिर से किया जाता है और 2 PCR किए जाते हैं 1 वीक अपार्ट।
तो यही अज्यूम किया जाता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो नेगेटिव हो जाएंगे और फिर वो सेफ़ होगा कि बाहर निकल सकें और दूसरे लोगों से मिल सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दूसरों को बचाने के लिए, इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत और है। डॉक्टर साहब, किसी को अगर एक दफ़ा हो जाए तो क्या उसको दोबारा हो सकता है कोरोना? यानी एक दफ़ा हुआ, वो पॉजिटिव हुआ, वो ठीक हो गया, उसके बाद भी ये इम्कान मौजूद है कि उसी शख्स के अंदर दोबारा ये वायरस अटैक करे और वो जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका ये है। और लेकिन ये बीमारी जो है सिर्फ 5 महीने ओल्ड है और ये इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोटेक्टिव हैं कि नहीं ये टाइम बताएगा, क्योंकि बहुत से अमराज ऐसे हैं, डेंगू है, मलेरिया है, ये बार बार होते हैं और इनकी जो एंटीबॉडीज़ बनती भी हैं ये प्रोटेक्टिव नहीं होती, तो ये टाइम बताएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एम्फसाइज़ करनी है आज के पूरे उसमें, और हर आदमी को रिस्पॉन्सिबल होना है कि हिफाजती तदाबीर हर हाल में जारी रखनी है, चाहे आदमी को हो भी जाए उसके बाद भी। ये नहीं कि बस मुझे तो हो गया अब मैं सेफ़ हूँ और मैं अच्छा, रो जो हिफाजती तदाबीर हैं वो एक मरतबा फिर आप ज़रूर रिपीट कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए। लेकिन जाफर इमाम साहब काफ़ी देर से ऑन होल्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, जी, जाफर इमाम बात कर रहा हूँ मैं। जी फरमाइएगा। अच्छा, मुझे ये कहना था कि लोग कहते हैं कि 3 दिन तक गले में रहता है, कहते हैं कि ये वायरस, फिर वो नीचे चला जाता है अंदर, तो क्या हम स्टीम लें? स्टीम लेने से भी ये कुछ फायदा है स्टीम से? मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप स्टीम लें और स्टीम को पेट में तकरीबन आप जैसे आप स्टीम लेते हैं, सांस रोक लें थोड़ी देर तक, तो वो शायद उस चीज को अंदर जाके वो किल कर देगा जाके। आप जहाँ जिस जगह पे ये वायरस अटैक करता है उस जगह वो, क्या ये एक चीज सही है? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल पूछ मतलब लेते हैं। घूम कर आए, आने के बाद हम कहीं घूम कर आने के बाद हम आके स्टीम ले लें, बिल्कुल सही। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसर और डॉक्टर हनीफ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और बल्कि आपने भी सुना होगा तारिक साहब, कि लोगों को ये तक लोगों ने तरगीब देना शुरू कर दी कि गले में रात को हेयर ड्रायर से गर्म हवा लेने लगो ताकि अगर ये वायरस गया है तो ये किल हो जाए। फरमाइएगा आप पहले और फिर उसके बाद डॉक्टर कमाल। देखिए, मैं इसमें बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तकरीबन 3 महीना 4 महीना पुरानी बीमारी है। इस पे स्टिल अभी तक रिसर्च चल रही है, बहुत सारी बातें आएंगी और जाके 20-30 सालों के बाद ये पता लगेगा कि जी ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। लेकिन जो मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और हमने जो इंडिया के साथ जो हम बातचीत कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ, चाइनीज़ मेडिकल एसोसिएशन के साथ हमारा बड़ा राब्ता चल रहा है और ये सब बातें जो मैं सुन रहा हूँ ये सब मैंने वहाँ पूछा है। तो खुदारा ये समझ लें कि इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं बहैसियत ENT के डॉक्टर को, जिनको साइनोसाइटिस होता है, गला खराब होता लेना, हेयर ड्रायर नहीं, मैं स्टीम की बात करता रहता हूं कि जी आप लौंग डालकर स्टीम लें, दिस इज गुड। अगर आपको साइनोसाइटिस भी है, अगर आपका गला खराब है, साइनसेस सोजिश हुई हुई है, तो आप उसको ले सकते हैं। ठंडी खट्टी चीज़ों का परहेज करें, ये सारी बातें तो हम करते हैं। तो लेकिन आप ये काम इस तरह से ना करें कि जाके कहीं पे अपने आप को कहीं इस्त्री लगा लें गर्दन पे कि जी कोई गर्म चीज़ों से मर जाएगा खुदारा। क्योंकि ये चीजें मैं देख रहा हूं कि लोग इतने ज्यादा परेशान। आसान चीज आपने बताई कि लौंग डालकर स्टीम वैसे भी इंसान लेता है। आजकल वैसे पोल्यूशन में बड़ी कमी है, लेकिन पहले डॉक्टर साहब कहते आए हैं। मैं डॉक्टर हनीफ साहब से ये भी साथ में ऐड कर लें कि बहुत सारे टोटके जो चल रहे हैं कि जी आप अदरक खा लें, लहसुन कर लें, शहद पी लें, ये वो चीज़ें जिनके मतलब इटसेल्फ अपने फ़वाइद हैं अपनी जगह, बिल्कुल सही। लेकिन क्या वो कोरोना के साथ उसी तरीके से अटैच है जिस तरीके से लोग प्रमोट कर रहे हैं? जी आप ये कर लें तो पता चला लोगों ने लहसुन खाने शुरू कर दिए, अदरक। तो इसके ऊपर फिर अब कलौंजी का वो चल गया, उसमें हदीस के मुताबिक बाकी चीज़ों में उसकी अपनी अफादियत है, लेकिन क्या कोरोना से उसका ताल्लुक है या नहीं है? जी डॉक्टर हनीफ। जी हाँ, नहीं, ये बिल्कुल भी ये गलत फहमियाँ हैं और ये मीडिया में आजकल फैली हुई हैं। कोरोना से कोई ताल्लुक़ इन सब चीज़ों का नहीं है। ये स्टीम और गर्म पानी के गरारे और इस सब का जो है कि पानी पीते रहें गरम गरम, ये जो चीज़ें हैं ये मीडिया में काफ़ी फैली हुई हैं, लेकिन ये सब गलत है। क्योंकि जो टेम्परेचर कोरोना का मारने को चाहिए वो बहुत हाई है। वो इतना है कि अगर खुदा खास्ता कोई इस्तेमाल करेगा तो उसका मुंह जल जाएगा या उसका बदन जल जाएगा। अच्छा, तो ये दिमाग में रखें। बाकी अपने को वेल हाइड्रेटेड रखें, खाना पीना अच्छा रखें, और जनरल तौर पे जैसे किसी का हलक ख़राब हो, डॉक्टर साहब एग्री करेंगे, वो अदरक की चाय पिए, लेमन डाल के उसमें, या कलौंजी इस्तेमाल करे। कलौंजी में बरकत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो यकीनन उसमें होगी। लेकिन डायरेक्टली मेडिकली कोई रिलेशनशिप नहीं है इसमें।
और ये सभी को समझ लेना है कोरोना का कोई इलाज नहीं है और इसके बचाव का कोई वैक्सीन नहीं है। सही। और ये सारी चीज़ें करते हुए भी तमाम हिफाजती तदाबीर करनी है। ये ना हो कि आप ये सब करें और असल चीज़ जो मेडिकली प्रूवन है वो छोड़ दें। ये बहुत अच्छी बात है इनकी। मैं सिर्फ थोड़ा सा जुमला बता दूं कि ये जितनी भी गरारे करने हैं, भाप लेना, ये आपको सूदिंग इफेक्ट ज़रूर करेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन खुदारा जितने भी सोशल मीडिया पे या जो लोग टोटके बता रहे हैं, पड़ोसन बता रही हैं, ये कर लो वो कर लो, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इसका कोई स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है। और जो इलाज मौजूद है वो 3 इलाज है। इसका इलाज है एहतियात, दूसरा इलाज है एहतियात और तीसरा इलाज है एहतियात इसके फैलाव को बचाने का। यही है कि एहतियात करें। बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर के हवाले से बिल्कुल बताएंगे डॉक्टर हनीफ कमाल, इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। तारक महमूद साहब और मैं आपके साथ हैं, आप सवालात पूछ सकते हैं। जब वापस आएंगे ट्रैजेक्टरी पे दोबारा बात करेंगे कि बिल्कुल मान लेते हैं कि अग्रेसिव टेस्टिंग नहीं हुई है अभी तक, लेकिन फिर भी एक बड़ा सिंप्लीफाइड वे में हम सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि अगर खुदा ना खास्ता टेस्टिंग नहीं भी हुई है लेकिन अमवात कम है, ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में अगर खुदा ना खास्ता बहुत सारी अमवात होती, दैट वुड हैव गॉन अननोटिस। तो इसका मतलब कि या तो इस वायरस का इस रीजन में फेटालिटी रेट कम और हो गया है या वाकई यहाँ पर फैलाव रोक लिया गया है बर वक्त इकदामात लेने से। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डिस्कस दिस राइट आफ्टर दिस वन। कोरोना और हमारी जंग, ये जंग हम अकेले नहीं लड़ सकते। जैसे हमारे साथ आज की इस ट्रांसमिशन में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉल करके अपने सवालात पूछ रहे हैं, वैसे ही हमारे जो तिब के माहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर हनीफ कमाल और डॉक्टर कैसर सज्जाद, उनसे आपने बहुत सारी चीज़ें, बातें ना सिर्फ सुननी है, समझनी है, इसको आगे फैलाना है। जितनी ज़्यादा आगही होगी कोरोना वायरस के हवाले से, इसकी एहतियाती तदाबीर के हवाले से, उतना ज़्यादा इसके फैलाव को रोका जा सकेगा। मेरा ख्याल है तारक साहब, पहले हम एहतियाती तदाबीर के हवाले से पूछ लें। हम जितनी ले रहे हैं उस हवाले से हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी लगता है कि शायद ठीक भी नहीं। बिल्कुल ये है। और दूसरी बात है कि कुछ और जो बुनियादी नौइयत की चीज़ें ना, वो भी हम समझते हैं कि आज की ट्रांसमिशन के ज़रिए लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर हनीफ साहब से पहले तो ये कि ये किस उम्र के लोग जो है ना वो ज़्यादा ख़तरे में हैं और क्यों ख़तरे में हैं? जी हाँ, ये वायरस जो है ये मुख्तलिफ एज ग्रुप्स को टारगेट कर रहा है। इन्फेक्शन तो सब में होता है, बच्चों से लेके नौज़ायदा बच्चों, न्यू बॉर्न से लेकर ओल्ड एज तक, सब में इन्फेक्शन डॉक्यूमेंटेड है। ये नहीं है कि नहीं हो, लेकिन बच्चों में कम होता है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं। वजह क्या है ये हमें अभी नहीं मालूम है। अच्छा। लेकिन जो लोग अंडरलाइंग कंडीशंस जिनकी हो, जिनमें हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, उनको कीमोथेरेपी मिल चुकी हो या वो बायोलॉजिकल एजेंट्स पर हों जो आजकल रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस के लिए बहुत इस्तेमाल होते हैं, स्टेरॉइड्स पर हों या 65 प्लस हों, उनमें ये वायरस ज़्यादातर सीवियर डिजीज़ कॉज कर सकता है। लेकिन एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने की कि 100 लोगों में से 80 लोगों में ये माइल्ड नज़ला ज़ुकाम कॉज करेगा। ठीक है। 15% में ये क्रिटिकल डिजीज़ करेगा, दाखिल होंगे अस्पताल में, और 5% ऐसे होंगे जिनमें ज़्यादातर अंडरलाइंग कंडीशंस और ओल्ड एज मुअम्मर हजरात होंगे जो वेंटिलेट होंगे और खुदा खास्ता जिनका डर होगा कि वो शायद ज़िंदगी। और ये जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको किसी ऐसे आदमी से भी लग सकता है जिसके बज़ाहिर कोई सिम्टम ना हो लेकिन उसके अंदर वायरस कैरी करता हो, यानी या कोई नौजवान है या कम उम्र का है तो वो जा सकता है। क्योंकि ये भी थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है लोगों को कि हो सकता है कि आप बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक हों लेकिन आप जो है वो अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मौजूद हो और आप दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो। खुशाब से हमारे साथ कॉलर हैं अयाज साहब, पहले उनका सवाल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा क्या सवाल। हयात बोल रहा हूँ खुशाब से, जोराबाद से। जी बताइए क्या सवाल है आपका। गले की तकलीफ के बारे में डॉक्टर साहब ने कुछ कहा है कि क्या ये नजले की वजह से हो सकता है या कि कोई और वजह भी हो सकती है? गले के नीचे जो अमूमन आदमी को तकलीफ रहती है नजले के दौरान। अच्छा, आपके गले में तकलीफ है अयाज साहब? कब से रहती है? आपके गले में तकलीफ है इस वक्त? जी जी जी। अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे खुद बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी जनाब, अयाज साहब कब से रहती है आपको गले में तकलीफ? क्या तकरीबन को एक दो माह से अभी।
अच्छा, ठीक है। और कोई खांसी वासी बुखार वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं, खांसी वासी नहीं है सर। देखिए, ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं, आपको नज़ला ज़ुकाम है जो आजकल फ्लू भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, तो उसकी वजह से भी गला आपका, आप मेरे ख्याल में कुछ छोटी मोटी दवा ले लें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाएं, अच्छी ग़िज़ा खाइए, घर में बैठिए, 14 दिन अपने आप को आइसोलेट करके घर में बैठें जैसे हुकूमत कह रही है, उनके मशवरे पे अमल करें। और आप जैसे तमाम लोग जो अगर जिनको नज़ला ज़ुकाम है वो सब घर पे बैठें, अपने आप को आइसोलेट करें और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, ठंडी खट्टी चीज़ों का परहेज़ करें, घर की चीज़ें इस्तेमाल करें, दूध का, सब्जियों का और इस तरह के फल का इस्तेमाल करें, सूप का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि अपने आप को मसरूफ़ करें, घर पे ही चलते रहें, वॉक करें और टेंशन फ्री करें, अपने आप को एक जगह पे बैठे नहीं रहें। और रात के वक्त कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर करें। ये जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, आप देर तक जो जागते रहते हैं, उससे क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है लोगों में। तो रात को 7 से 8 घंटा सोना है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, अगर हो सके तो वॉक या कहीं आपके घर में कोई मशीन है उसके ऊपर एक्सरसाइज वगैरह भी थोड़ा बहुत कर लें और अपने आप को मसरूफ़ रखें, एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी, एक कमरे से दूसरे, औरतें भी हैं, ताकि ये ना हो कि 14-15 दिन में आपका वजन बढ़ जाए, आप मोटे हो जाए। अच्छा सर, ये भी तरह बता दें कि रात की नींद में और दिन की नींद में फ़र्क क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं, 1 बजे 2 बजे उठते हैं। यहाँ कराची में बहुत सारे हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, सारी रात जागते हैं, 3 बजे 4 बजे। मीडिया के हमारे लोग हैं, हम खुद, हमारे कमोवेश इसी तरह की रूटीन है। फ़र्क क्या है, नुकसान क्या है रात की नींद और दिन की नींद में? देखिए, फ़र्क ये है कि 2 जगह पे जो प्रूवन है, एक तो साइंटिफिकली इट्स रिटन इन द एवरीवेयर कि रात को 7 से 8 घंटा नींद करना चाहिए। ये मिनिमम, कभी कभार कोई आप देर हो जाती तो कोई बात नहीं। और जो है वो दिन में जो है अगर आप सोते हैं तो आपको, जो मैं समझ रहा हूँ उसमें ये है कि दिन अल्लाह ताला ने बनाया है सोने काम के लिए, और रात को आप जो है वो सोने की एनर्जी गेन करें। ये हमारी दादियों वाली बातें आपने कर दी हैं जो अच्छा, दादी हमारी क्या करती हैं। और साइंस के अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाफिज साहब भी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी, आप अगर कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसको माने से पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि और जब मगरिब के अज़ान हुआ करे तो अपने काम बंद किया करो। तो एक तो ये, लेकिन मजबूरी जहाँ पर प्रोफेशन आ जाता है, डॉक्टर्स हजरात हैं, पैरामेडिक्स हैं, आप मीडिया के लोग हैं और दूसरे शोबे हैं जिसमें रात को ही ड्यूटी लगती है, चौकीदार है, सिक्योरिटी के लोग हैं, तो ये सारे लोग रात को करते हैं, तो ये उसको कंपनसेट करते हैं, तो उनकी मजबूरी के तहत है। अगर आप बगैर मजबूरी किए कि दिन में पूरा काम कर रहे हैं आप और रात को आप जाग रहे हैं, रात को 2 बजे भी नादिया का प्रोग्राम देख रहे हैं या कोई और ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं, टाइम वाले व्यूअर, तो फिर आप समझ लें कि उसके बाद फिर सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश नहीं रहते। और ये घरों में होता है कि माएँ कहती हैं कि डॉक्टर साहब वो रात को 2 बज जाते हैं, फिर सुबह बच्चों को हम स्कूल भेज के फिर सो जाते हैं। नाउ दिस इज ए प्रॉब्लम। आप रात को बच्चों समेत जल्दी सो जाएं, फजर में उठें, जो काम आपको देर रात करते हैं वो दिन में फजर के बाद नमाज पढ़ के करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं इत्याग बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मैम डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरा कुछ इस तरह का सिस्टम है बॉडी का, या आप समझ लें कि जो जुकाम है और बलगम है, ये साल के 12 महीने सर्दी गर्मी में भी रहती है। ठीक है। तो अभी भी कुछ इस तरह की पोजीशन हुई है कि ये कोरोना सुन के तो हम खुद सैको हुए हैं कि क्या करें क्या ना करें। सही। ये पहले बताइएगा, आप घर से कितना आजकल बाहर निकल रहे हैं? मैम घर से तो नहीं निकल रहा बाहर, बिल्कुल भी नहीं निकल रहे। ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस आपके सवाल का जवाब लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। एक चीज पहले मैं जरा डॉक्टर हनीफ से ऐड करवाना चाहूँ और फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। डॉक्टर हनीफ, क्या ये इस वक्त, क्योंकि आपने कहा एक तो ये कि हमने अग्रेसिव टेस्टिंग नहीं की, इसलिए हमारे डेथ्स भी आप 31 देख रही हैं, केसेस भी 2291 तक देख रही हैं, हमें इसे इजी नहीं लेना चाहिए। जो मैंने बात कही थी कि वरना तो डेथ्स अननोटिस नहीं जाती अगर बहुत सारी हो जाती, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि कोरोना डज नॉट एग्जिस्ट या इट हैज़ नॉट स्प्रेड इन द कम्युनिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इट्स टू अर्ली टू से, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो वायरस है एक ख़ास पैटर्न से फैलता है। दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जो फैला है
एकदम से नहीं फैला है, कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। ठीक है। तो स्टिल वी आर टू वेरी अर्ली इन द कोर्स ऑफ द डिजीज़। सो इसमें बिल्कुल लैक्स नहीं होना, बहुत सीरियसली लेना इसको, हिफाजती तदाबीर सारी करनी है। जैसे कि जी हाँ, जरा जैसे रिपीट कि करें। घर पे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ग्रुप्स में नहीं बैठना, और हाथों की सफाई वक्फे वक्फे से, हाथ जो हैं वो मुंह पे, आँखों पे, नाक पे नहीं लगने चाहिए। सही। अपने इर्द गिर्द के इलाके को भी साफ़ रखें, कोई सैनिटाइज़र, कोई ब्लीच या क्लोरॉक्स, क्लोरीन का सलूशन इस्तेमाल करें। खुसूसन जो चीज़ें बार बार इस्तेमाल होती हैं, डोर हैंडल्स हैं, टेलीफोन है, कंप्यूटर के कीबोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, इसके स्विचेस वगैरह जो होते हैं ये बार बार लोग आके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इनको साफ़ रखें। एक छोटा सा सवाल, लेट से एक घर के अंदर लोग वाकई घर में बिल्कुल नहीं निकल रहे, उनके घर में ना कोई एंटर हो रहा है ना बाहर जा रहा है, वो कहते हैं हमने 5 दिन पहले कर लिया था ना ये डिसइंफेक्ट क्लोरीन से या किसी भी चीज से, अब रोज क्यों करें? करना चाहिए क्या? रोज़ करना चाहिए, बल्कि दिन में 2-3 मरतबा करना चाहिए, कि ये न जाने तौर पे, अनजाने तौर पे लोग कहीं पे हाथ लगाते हैं, कहीं पे वो करते हैं, फिर आके हाथ लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ तो डॉक्टर्स में तो ये है कि एक पेशेंट देखा, दूसरा पेशेंट देखेंगे, उससे पहले हम आप फिर से हाथ साफ करेंगे, फिर हाथ से साफ उस पेशेंट से फारिग होके फिर हाथ नहीं, साफ मेरा करेंगे, कहने का फिर हाँ दूसरा मतलब ये था देखेंगे। कि जब घर में कोई दाखिल नहीं हो रहा, आप घर से बाहर नहीं जा रहे, तो फिर क्या ये हवा से अंदर आ सकता है जिसकी वजह से हम बार बार कर रहे हैं? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में लोग जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, साइको हो जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा परेशानी। मेरे ख्याल में अगर ये 14 दिन बिल्कुल बाहर आना जाना नहीं कर रहे हैं तो बहुत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये हाथ तो धोते रहे ना, हाथ- वैसे भी जर्म्स होते हैं। कर आप देखिए ये इस वक्त ये जो बीमारी है ना, ये डिसिप्लिन और हाइजीन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिला है, जो कि हम नहीं अडॉप्ट करते हैं। तो आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि आप करने में क्या हर्ज है, आप कर लें, अगर बाहर भी नहीं गए तो इसको कर लें, लेकिन टेंशन ना डालें आप। अपने ऊपर भी ये ना करें कि यार ये क्या मुसीबत हो गई, डॉक्टर साहब ने कह दिया तो अभी इसमें कोई हर्ज नहीं, आपकी सेहत के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर ले तो कर ले। दूसरी बात जो है ना डॉक्टर साहब की बात पे थोड़ा सा मैं एक और चीज़ में बताऊं कि देखें सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पे लोगों के टेस्ट करना शुरू कर दें। हम इस पे खुश ना हो, जो वजीर आजम साहब कह रहे हैं ना कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास केसेस कम हैं, तो मैं चाहता हूं कि अपनी एक रिजर्वेशन है मेरी इस जुमले पे। उसकी वजह यह है कि देखिए हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया है। जब टेस्ट नहीं किया है तो हमें नहीं मालूम, और वो जल्दी से टेस्ट कर लें, वो 10 लोगों को लगाएंगे, 20 लोगों को लगाएंगे, वो हजारों लोगों को लगा सकते हैं। इसलिए कि इस वक्त आदमी सिर्फ सिम्टम पे ना जाए कि डॉक्टर साहब मुझे नजला जुकाम तो है ही नहीं, मुझे गला तो खराब है ही नहीं। जो लोग गला खराब है, नजला जुकाम है, आप देख रहे हैं लोग फोन कर रहे हैं। वो जो सब सवाल भी था कि मुझे 12 महीने रहता है, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। अब मसला ये है कि जो लोग सिम्टम लेस हैं, उनको सिम्टम नहीं है, उनमें भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो लिहाजा जैसे ही जितनी हमें जल्दी पता लगेगा कि हमारे मुल्क में कितने लोग हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। अब इनका जो सवाल है कि इनको बलगम भी आता है और इनको नजला जुकाम भी रहता है, तो जनाब बात सारी ये कि ये आपका पुराना मसला है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि खुदारा आप घर से बाहर ना जाएं। अगर आप जाते हैं, बहुत इमरजेंसी है, तो विथ ऑल प्रोटेक्टिव मेजर्स यू शुड अडॉप्ट ऑल प्रोटेक्टिव मेजर। आप वो तमाम बातें जो कही जा रही हैं बार बार, मास्क लगा के अगर बाजार जा रहे हैं, हुजूम में जा रहे हैं, और अपना काम करें और फौरन वापस आए, और एटलीस्ट 5 से 6 फीट का फासला रखें लोगों के साथ बात करने में, किसी से सौदा सलफ लेने में। तो ये चीज़ें तमाम लोग इस तरह से करें, लेकिन खुदारा परेशानी की बात नहीं है। आपने परेशान इस चीज में होना है कि आपको लड़ाई कैसे करनी है, लेकिन ये नहीं परेशान होना है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं तो कोरोना तो नहीं हो गया मुझे। ये नहीं ये मैसेजेस में भी हमारे पास ट्विटर के ऊपर इस वक्त आ रहे हैं। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ब्रेक ले लेती हूँ। अक्सर लोगों के आजकल गले इसलिए खराब हो रहे हैं या हो भी जा रहा है तो वे सोचते नहीं मैंने रात को ठंडा पानी पिया था, मैंने अचार खा लिया था, शायद इसलिए हो गया, या हवा लग गई, और इसी में फिर वो कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे ब्रेक से वापस आके कि
आजकल प्रोटोकॉल क्या है? अगर आपका गला खराब है, आपको नज़ला है, तो क्या खुद ही, चाहे आप बाहर गए हो ना गए हो, यानी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, क्या अपने आप को हमें सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए फॉर 14 डेज? लेट्स टेक अ ब्रेक एंड गेट द आंसर फ्रॉम डॉक्टर हनीफ कमाल एंड डॉक्टर कैसर सज्जाद। तारिक महमूद साहब और मैं आपके साथ हैं यहाँ पर। हमारे नंबर्स डिस्प्ले होते रहेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग यही है कि आगही हमें फैलानी है, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीख के आगे फैलाना है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारी ये ट्रांसमिशन जिसमें आप लोग लाइव कॉल कीजिए 343-00960 कराची का नंबर है। हमारे साथ डॉक्टर हनीफ कमाल इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं, तशरीफ फरमा। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ENT स्पेशलिस्ट हैं। आप अपने सवाल कीजिए, कोरोना के हवाले से जानिए। तारिक महमूद साहब और हम बात कर रहे थे अभी दवाओं के हवाले से। ये डॉक्टर साहब ये ज़रा बताएं कि एक तो ऐसा लग रहा है कि सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर जो है वो दरियाफ्त हो रही है और सारे जो इलाज हैं वो भी पाकिस्तान में। कभी पता चलता है कि जी ये फ़लाँ हॉस्पिटल के अंदर ये तजर्बा कामयाब हो गया है, कभी पता चलता है जी हमने वेंटिलेटर बना लिए हैं जो अब हम एक्सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, कभी पता चलता है जी एंटी प्लाज्मा जो हमारी चीज़ हैं वो बड़ी सक्सेसफुल हो गई हैं। ये दुनिया के सारे ममालिक लगे हुए हैं और अरसे से लगे हुए हैं, लेकिन लग रहा है कि सारे हल जो हैं वो हमने ढूंढ लिए। इसकी रियलिटी जो है वो क्या है? कभी कहते हैं जी वो क्लोरोक्विन आप इस्तेमाल कर लें, जो मलेरिया की दवाएं हैं वो इस्तेमाल कर लें कोरोना। तो ये है क्या? इसमें मिथ कितनी है, रियलिटी कितनी? और क्या दवाएं आजकल इस्तेमाल खुद से करनी भी चाहिए कि नहीं, कि जब आपको, जैसे मैंने कहा कि हमने नींबू का अचार खा लिया, सुबह गला खराब, तो हमने कहा बस कर लेते हैं, पहले ही दवा खाते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आजकल जो मेडिकल साइंस है ना, यह एविडेंस बेस्ड है। इसमें कवी दलीलें होनी चाहिए। सही। और ये नहीं है कि किसी एक्सपर्ट ओपिनियन पे चल रही हो। ये बीमारी बहुत नहीं है, इसमें ट्राई हुई हैं मुख्तलिफ़ दवाएं, और जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है देख रहे हैं हम लोग कि क्या चीज़ कामयाब होती है, क्या नहीं होती। एक बहुत इम्पॉर्टेंट HIV की ड्रग इस्तेमाल हुई थी, पिछले ही कुछ रोज़ में उसका छपा है मेडिकल जर्नल्स में कि काम नहीं करती। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन वो पेशेंट्स जो बीमार हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमार थे, अस्पताल में दाखिल थे, वेंटिलेटर्स पे थे, उसमें इस्तेमाल हुई है। और कुछ स्टडीज़ छपी हैं उसमें से, मैं 3 से वाकिफ़ हूँ, ठीक है, लेकिन उनके नंबर्स बहुत कम हैं। उसमें से 2 स्टडीज़ जो हैं वो टेक्निकली फिट नहीं है कि उनके ऊपर कोई राय कायम की जा सके। खुद से नहीं लेनी कोई भी जी मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन ये जो है ना, ये तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन ये जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। खुसूसन क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये उन मेडिकेशंस में से है जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स जो है वो बहुत नैरो है। यानी डॉक्टर्स लिखते हुए भी बहुत चीज़ों का ख्याल रखते हैं। खुदा खास्ता मरीज़ को मिर्गी तो नहीं है, उसकी आई साइट तो नहीं है, ख़राब रेटिनोपैथी तो नहीं है, कोई ब्लड डिजीज़ तो नहीं है उसको, कोई हार्ट खुसूसन अरिदमियाज तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। और फिर इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपकी भूख ख़त्म कर देगी, ये मुंह का मज़ा ख़राब कर देगी, चक्कर आने लगेंगे। अगर लॉन्ग टर्म लेंगे, जैसे आजकल लोगों में मशहूर है इतनी 200 मिलीग्राम 3 दफ़ा दिन में, 400 मिलीग्राम, इसकी कोई ये लोग इतने दिन कब तक लेंगे आप? ये अगर बहुत अरसे के लिए लेंगे तो आपकी आई साइट इफ़ेक्ट होगी, और ये आई साइट इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती है कि दवा रोकने के बाद भी ये सही ना हो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि कोई दवा खुद से नहीं लेनी। जो लोग ये आम जबान में कहते हैं कि मलेरिया की मेडिसिन काम करेगी, नॉट एट ऑल। डॉक्टर साहब ने कहा है कि डॉक्टर्स लिखते हुए भी बहुत ख्याल रखते हैं जब कभी किसी को ये दवा देनी हो कि किसी और चीज़ के साथ कोई और मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। लिहाजा इस कोरोना वायरस की, जैसे कि अभी तक डॉक्टर साहब ने बताया है, कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं लेनी, कुव्वत मदाफियत को बढ़ाना है जिन चीज़ों से आपने कहा है। एक कॉलर है कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अफजल नाम है मेरा। अफजल, कितने दिन से घर से बाहर नहीं निकले? सच सच बताइएगा, कब कब बाहर जाते हैं ये भी बताइए। घर से तो बाहर नहीं निकले, लेकिन कोई घर की जरूरत की जो चीजें होती हैं उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता है। फिर बाहर जब जाते हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं तो क्या एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार करते हैं? मास्क भी लेते हैं और ग्लव्स वगैरह भी लेते हैं, डिस्पोजेबल पहन के जाते हैं। चलें, अब आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था, मुझे 15 दिन से ना गले के अंदर थोड़ा सा गला मेरा खराब था, तो डॉक्टर ने मुझे दवाई वगैरह भी दी है और थोड़ा सा मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है। तो अब दवाई तो एंटीबायोटिक तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी है वो मसला। अच्छा,
मेरे ख्याल में अफजल साहब, आप अब जो है जितने भी आपने बाहर गए हैं, अब ना जाइए। आपकी जो सौदा सलफ या जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं उसके लिए आप किसी और का सहारा लें। कोशिश करें कि चूँकि आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये ब्रीदिंग पहले से नहीं है, आपको खुदा ना खास्ता दमा नहीं था या कोई ऐसी चीज़, तो फिर तो आपको वैसे भी एहतियात करना चाहिए। अगर था भी तो भी एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये जरासीम नीचे जब नीचे चला जाता है लैरिंग्स से फेफड़े की नालियों में और सांस की नालियों में और फेफड़े में, और फेफड़े की जो छोटी छोटी नालियाँ होती है एल्वेलाई, उसमें जब चला जाता है तो फिर सांस में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको और आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपकी आवाज़ ख़राब हो रही है या सांस में कोई रुकावट हो रहा है, उसमें देर नहीं करें, फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से। तो आपको परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आप घर में अपने आप को लॉकडाउन करें, आप आइसोलेट कर लें, बल्कि घर में भी आपको अपने बर्तन, अपनी चीज़ें सेपरेट कर लें, ताकि खुदा न खास्ता घर के अगर आपके अंदर साइलेंट जरासीम मौजूद है तो घर के किसी और लोगों को ना लगे। तो ये छोटी छोटी बातें हमें एहतियात करें। 14 दिन आपके बहुत आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन आपकी जान को खतरा नहीं होगा और आपके जरिए दूसरों को ये बीमारी नहीं लगेगी। ओके, अब एक छोटा सा सवाल, लेकिन जो कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, घबराहट, स्ट्रेस, एंजाइटी। शुरू में 2 दिन तो मुझे बिल्कुल लगा हर सुबह उठ के कि मेरी बॉडी टायर्ड है, मुझे तो कोरोना हो गया, यकीन करें। और फिर मैं सोचती थी क्या करूं, एंड देन आई यूज्ड टू जस्ट प्रे कि अल्लाह करे कि ऐसे ना हुआ। नादिया के स्टाफ के मजे आ गए, सबको छुट्टियां मिलनी शुरू हो गई। अच्छा, जिस लोग डरते हैं ना, ये जिस तरफ इशारा कर रही है नादिया, अब आप टेलीविजन खोले, पता चला जी अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1000 से ज्यादा अमवात हो गई। बिल्कुल सही। स्पेन में इतने हो गए, 8 लाख से ज्यादा पेशेंट हो गए, 47,000 डेथ हो गई हैं, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। तो आप फिर प्रेशर लेते हैं, आपको अपने अंदर ही वो लगने, वैसे भी आप किसी बीमारी के बारे में पढ़े, 2-3 सिम्टम ऐसे लगते हैं आपके अंदर मौजूद हैं। इसके क्या इलाज है? अच्छा, एक जवाब से पहले कि स्ट्रेस, एंजाइटी, घबराहट से कैसे निकला जाए, मसूद का भी सवाल ले लेते हैं क्योंकि वो दूर से कॉल कर रहे हैं। जी मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मेरी बात डॉक्टर साहब से प्लीज खुदा के लिए ये मेरी बात डॉक्टर साहब से करवा दे। मेरा बेटा है, उसकी उम्र है 18-19 साल, सेकंड ईयर का तालिब इल्म है। ठीक है। तो उसे एलर्जी साल भर रहती है, नाक से छींके सुबह सवेरे और बलगम, और बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। इलाज करवा करना, एंटीबायोटिक वगैरह। अरे आपकी आवाज कहीं चली गई। जी मैं कर रहा हूँ। इसकी उम्र कितनी है? 18 साल। एंटीबायोटिक खिलाते रहे, उससे बाल सफेद हो रहे हैं, तो बस जब तक मेडिसिन खिलाएं तो वो ठीक रहता है, और जब मेडिसिन बंद कर दे तो वो काम खराब हो जाता है सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर से ये कॉल कर रहे थे। पहले तो आ जाते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी, जो लोग घरों में हैं या घर से बाहर अपने काम के लिए भी निकलते हैं, यकीनन स्ट्रेस होता है, क्या करें उससे, कैसे निपटें? जी हाँ, ये बिल्कुल एक हकीकत है, क्योंकि जो नेगेटिव ख़बरें मिल रही हैं ये आदमी की साइकी पे असर करती हैं, और हम ऐसे मरीज़ देख रहे हैं अस्पतालों में जो ये सारी नेगेटिव बातें पढ़ कर उनको ये सिम्टम्स होने लगते हैं, सांस यहाँ तक कि पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। तो ये इसके लिए आदमी को थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत होगी कि हर वक्त कोरोना को नहीं फॉलो करना है। ये कोई मैच नहीं हो रहा कि हर वक्त स्कोर देखना है कि कितने लोग इसमें इन्फेक्ट हो गए, कितने लोग मर गए। लाइफ कंटिन्यू करेगी कोरोना के बाद भी। पहले मैंने आपको बताया है कि 80% लोगों में ये मामूली नज़ला ज़ुकाम होगा, 15% थोड़े सिक होंगे जिनको शायद अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पड़े, शायद ना पड़े, और 5% ऐसे होंगे जिनको वेंटिलेटर और जिनकी जान को ख़तरा होगा। तो ये दिमाग में रखें, और ये प्रूवन बात है मेडिकली कि स्ट्रेस जो है वो आपकी इम्यूनिटी को लो कर देगा, और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होगी इस वक्त कि इम्यूनिटी लो हो जाए और आप ससेप्टेबल हो जाए, आप एक वायरस का वो बन जाए, शिकार बन जाए। तो वक्त को एहतियात से इस्तेमाल करें, पूरे वक्त नेगेटिव ख़बरें ना देखें, अपने को मसरूफ़ करें किसी तामीरी काम में, और जो चीज़ें पहले नहीं कर पाते थे मसरूफियत की वजह से वो करें, फैमिली टाइम दें। सफाई नहीं कर पाते सब लोग बोलते हैं ना, अब 1 कमरे या 2 कमरे का घर है, उसमें क्या मसरूफियत अपने आप को करें। एक ही मसरूफियत रहती है कि लोग टेलीविजन देखना शुरू नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। ये बात मैंने डॉक्टर साहब कहीं पढ़ी भी थी, ब्रेक का भी बार बार कहा जा रहा है, ये इंटरनेशनली भी कहा गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई माइट बी कोटिंग रॉन्ग, लेकिन ये कहा गया था आप सुबह में एक ब्रीफिंग ले लें, अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है कोरोना से के बारे में जानने के लिए, एक शाम में ले लें, और बकिया टाइम
डू नॉट फॉलो कोरोना। सही कहा डॉक्टर साहब ने, बड़े अच्छी इस्तिलाह इस्तेमाल की कि ये मैच नहीं हो रहा कि जिसे आप देख रहे हैं। एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, तामीराती काम करें, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, अच्छा बातें करें, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एक्सरसाइज करें, घर में वॉक करें, ये सारे काम आप करें, डिस्टेंस के साथ रहें, लोगों से बाहर ना निकलें। इसी तरह हम बच सकते हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। 3430960 021 डायल करके आप हमें कॉल करेंगे, कोरोना से मुतालिक सवाल करेंगे। ब्रेक से वापस आकर सबसे इंपॉर्टेंट बात है मास्क कब पहनना है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हम सही डायरेक्शन में बतौर हुकूमतें, यानी सूबाई हुकूमतें हमारा वफाक, टू कीप दिस हेल्थ सिस्टम जिस तरह से हम बिल्ड कर रहे हैं इस हेल्थ सिस्टम को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को, ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक। कोरोना और उसके खिलाफ जंग हम सब ने मिलकर करनी है। हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन, हमारे साथ हमारे दोनों डॉक्टर हजरात यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर हनीफ कमाल इंफेक्शियस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद ENT स्पेशलिस्ट हैं, और आप लोग कॉल करके अपने सवालात पूछ रहे हैं। 3430960 कराची का नंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल से जो हमारी डिस्कशन होती है वो मास्क के हवाले से। ये आपने ब्रेक पे जाने से कबल ये बात की थी। डॉक्टर हनीफ साहब ये बताइए, मास्क जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के मार्केट में हैं। कुछ ऐसे हैं जो कपड़े वाले हैं, कुछ ये सर्जिकल मास्क हैं, कुछ लोगों ने अब ये देखा कि शॉर्टेज हुई है तो घरों पे बनाने शुरू कर दिए वो। अच्छा, फिर मज़ेदार बात ये है कि एक N95 मास्क है जो लोगों को, जो साहिब सरवत लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने वो मास्क जो है वो 2-2 हज़ार रुपये में खरीदा है, और वो नज़र आते हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी नज़र आते हैं जी पहने हुए, कहीं विजिट कर रहे हैं। कौन सा मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा ज़रूरी है, कब इस्तेमाल और किसे इस्तेमाल करना चाहिए? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कोरोना का ट्रांसमिशन होता कैसे। इसका ट्रांसमिशन ज़्यादातर ये ऐसे होता है कि जैसे एक आदमी को छींक आई या उसने खांसी की, तो 1 मीटर में 6 फीट के अंदर अंदर जो भी हो दूसरा शख्स मौजूद है उसमें होगा। या अब जो नई तहकीक आ रही है कि जब हम लोग बातें करते हैं तो ये पार्टिकल्स आते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, और करीब करीब ये तकरीबन 20 मिनट तक रह सकते हैं। जो आदमी 3 फीट के अंदर अंदर होगा तो उसको ये ख़तरा होगा। अच्छा, दूसरा ये कि हाथों से लगेगा। तो ये मास्क वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पर आप क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में, जी मार्केट में जा रहे हैं। जैसे हम लोग जब अस्पताल में पेशेंट्स देखने जाते हैं तब। अच्छा, 3 तरह के मास्क अवेलेबल हैं जी। एक तो कपड़े का मास्क है, सही, वो मेडिकली हम लोग नहीं रिकमेंड करते, वो इफ़ेक्टिव नहीं है। वो आपकी खांसी और छींक में तो शायद कुछ जरासीम बाहर निकलने से बचा ले, लेकिन ये जो मास्क, सर्जिकल मास्क अवेलेबल हैं, ये एक साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड थिंग है जिसमें बीच में एक फ़िल्टर होता है। सही। और उसको टेस्ट करने का एक तरीका होता है कि अगर आप फूंक मार के मोमबत्ती बुझाना चाहेंगे तो वो बुझेगी नहीं जब आप सर्जिकल मास्क या मेडिकल मास्क पहने हुए होंगे। मतलब ये वाली जो है, हाँ, ये रिकमेंडेड है। आप क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं या ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर शुबा हो सकता है मरीज़ का या आदमी का, यानी मुझे खुद अगर साइंस एंड सिम्टम्स हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो औरों को बचाने के लिए मैं ये पहन लूँ। सही सही। एक तो ये हो गया। अच्छा, जो ख़ास मास्क हैं N95 वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। वो सिर्फ वहाँ पे पहने जाएंगे जहाँ पे पेशेंट को इंटूबेट किया जा रहा है, खुदा खास्ता सक्शनिंग की जा रही है उसकी, या उसको एरोसोलाइज कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोरोना के पेशेंट से जो डायरेक्टली आप कांटेक्ट में हैं, डॉक्टर्स। तो लोग विजिट के ऊपर, हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो पहने हुए होते हैं, साथ में उनका स्टाफ भी पहना हुआ, वो वाइट कलर का मास्क है, और वो कहते हैं यार ये वाला मास्क। जी नहीं, ये गलत इंप्रेशन है, ये गलत मैसेज जा रहा है लोगों को। एक ऐसे ही पैनिक फैला हुआ है पूरी दुनिया में, उसको रीइंफोर्स करेगा और उसको क़ुव्वत देगा, लोग डरेंगे। N95 जो है कीमती मास्क है, इसको इस्तेमाल करना सही तरह से भी बहुत मुश्किल चीज़ है, और आजकल डिबेट्स चली हुई हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। असल में समझना चाहिए N95 ख़ास मकसद के लिए है, जब जरासीम हवा में मौजूद हो, वो डॉक्टर के या जो मेडिकल पर्सनल है या जो अराउंड है उसकी सांस के अंदर ना जाए। इसमें एक टाइट सील बननी चाहिए मास्क में और स्किन में, जिसके लिए ओशा और CDC के रिकमेंडेशंस हैं। निशानात भी हमें नजर आते हैं, जी हाँ, जो पूरे वक्त पहने हुए, जी, कि कोई फेशियल हेयर्स ना हो। और मुसलमान बाशरा लोगों के लिए एक आजकल एक ख़ास मसला बना हुआ है
कि ये उनका एक्सक्यूज़, रिलीजियस एक्सक्यूज़ नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। फ्रंट लाइनर्स को, रेड जोन में जो लोग हैं उनको फोर्स किया जा रहा है बाहर के ममालिक में कि वो शेव करें। यानी वो दाढ़ी वाले अफराद जो है वो मास्क इस्तेमाल क्योंकि आपने नहीं कर कहा कि सकेंगे, N95 की skin टाइट की सील जो है वो स्किन के साथ जब बनेगी, यानी कि जब वो डॉक्टर ब्रीद इन करेगा तो वो अंदर जाएगा, मास्क ब्रीद आउट करेगा तो बाहर आएगा, और ये सिर्फ उनके लिए है। साहिब सरवत लोग जो लगाकर घूम रहे हैं वो गलत है। पॉलिटिशियंस भी हमारे लगा रहे हैं। इसमें मैं इस बात से, और ये बिल्कुल जो कोरोना के मरीज को डील कर रहा है, आईसीयू में वेंटिलेटर में पेशेंट है, उस मरीज के लिए, उस डॉक्टर के लिए होता है। यहाँ मैं आपके तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम पॉलिटिशियंस को जो कि हमें टीवी पे नजर आ रहे हैं कि N95 मास्क, एक तो वो मास्क जाया कर रहे हैं, वो किसी डॉक्टर को दे दें, जबकि डॉक्टर के पास किट्स मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स परेशान हैं। लेकिन तो एक मेरा सवाल है, आपने कहा कपड़े के हमें मास्क लाके जो दिए है हैं, लोगों ने उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाके दिए हैं, ये जी आपकी और उनके लोग भी सारे लोग पहन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक रिक्वेस्ट है जी। कि ये मैसेज गलत जा रहा है, आप प्लीज उसको जमा करके डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहा है उनको दे दें, उनको डोनेट करें। बिल्कुल तो ये आपने सही मैं प्राइम कहा। मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब से भी, जितने भी हैं, कि ये जो मास्क पॉलिटिशियन या जो भी हैं, जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, उनसे लेके उनके पास बहुत सारे लोगों के पास है, जो मुझे पता है, उनके फैमिलीज को, उनके अपने लोगों को दिया हुआ है, वो लेके उनको दे दे, ताकि डॉक्टर्स को, ताकि जो कोरोना के मरीज देख रहे हैं सब डॉक्टर को नहीं देना। साहब, आपने, क्योंकि एक ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, आपने कहा कपड़े का मास्क जो है वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जहां मास्क दस्तयाब नहीं है, आजकल बेचारे क्या करें लोग, वो कपड़े का ही खरीद रहे हैं, तो अब वो तो बड़े परेशान हो जाएंगे कि सर्जिकल तो कहीं से मिल नहीं रहा, तो क्या कपड़े वाला मास्क हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा? उनके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि कुछ ना होने से बेहतर होगा, खुसूसन दूसरों को प्रोटेक्ट करने में वो आदमी के सिक्रीशंस को किसी हद तक रोकेगा, फुली अगर ना भी रोकेगा, बाहर ही ना जाए ना, सीधी बात असल है। चीज तो ये देखिए, मैं इसमें दो बातें कॉलर, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं। बिल्कुल ऐड कीजिएगा। बाहर तो जाना ही नहीं है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं मास्क पहन क्यों रहे हैं, इसलिए पहन रहे हैं कि अगर आप किसी, जैसे हमारे यहाँ ये आदत है रोज 6 अंडे ले आओ, एक डबल रोटी ले आओ, चलो दूध भी ले आओ, वहां पर जब जमघटा होगा, 4-5 लोग होंगे और फासले पर नहीं खड़े हुए, इस वजह से सब मास्क पहन रहे हैं। भारत, लेट्स हैव अ कॉलर विद अस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, रावलपिंडी से हमारे साथ कॉलर हैं 343-00960, कराची का हमारा नंबर है। डॉक्टर हनीफ कमाल से अगर आपको सवाल करना हो, डॉक्टर कैसर सज्जाद से सवाल करना हो कोरोना से मुतालिक। डू वी हैव द कॉलर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक सॉरी, आपको होल्ड करना पड़ा, प्लीज दोबारा से डायल कीजिएगा। इसमें जो मास्क की बात है ना, मैं तमाम लोगों को, बहुत अरसे से हम बात करें, नाउ अगेन रीट्रेटेड, कि ये जो है, आप हर आदमी को मास्क की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लें बात, खाम खा नहीं भागें, हर आदमी को मास्क की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जो आदमी को नज़ला ज़ुकाम है, खांस रहा है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब अभी बात नई बीमारी है, तो जाहिर है कि हम बोलते हैं तो उससे थोड़ा सा कुछ ना कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकल जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप मास्क लगा लें। अगर आपको कुछ फील है कि आप, जैसे साहब बता रहे थे कि एलर्जी का मसला, दूसरा, तो उन हालात में आप निकाल के बाहर जाना है अगर आपको है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उस आदमी को आइसोलेट करके अपने घर पे रहे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये कि देखें, ये नहीं समझें खुदारा कि हर नज़ला जुकाम खांसी कोरोना होता है, ये नहीं है। अपने जहन से निकाल दें कि आपको नज़ला जुकाम हुआ है तो कोरोना तो नहीं हो गया, आपको खांसी हुई तो सर वो एंटीबायोटिक्स। अच्छा, कराची वाला पहले कॉलर ले लेते हैं, वो भावलपुर से, जिन्होंने 18-19 साल का जो एक लड़का जो एंटीबायोटिक्स पर मुस्तकिल है, गलत बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है भाई आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि हेलो जी, सवाल ये है कि मास्क के हवाले से, कि मास्क जो है वो कितनी देर तक जो है इसको यूज किया जा सकता है, और ये इसका क्या दोबारा से इस्तेमाल करना जो है काबिल अमल है कि नहीं? बहुत अच्छा। दो और सवाल भी है, अगर आप बताएं। एक सवाल ये है कि ये जो प्लाज्मा के हवाले से जो डॉक्टर ताहिर शम्सी हैं, उनका जो हवाला दिया जाता है, तो इसके तजर्बात कहाँ तक जो है सही रहेंगे, जो ये मीडिया में ये बातें चल रही है? ओके, ठीक है। और एक और सवाल ये है कि क्या ये जो वायरस है, ये गर्मी की शिद्दत की वजह से क्या ये खत्म हो जाएगा? ठीक है, क्या इसका कोई इम्कानात है? ओके, तो क्विकली हम जवाब दे देते हैं। पहले बहावलपुर से, क्योंकि वो वेट कर रहे होंगे, 18 से 19 साल का उनका लड़का जो मुस्तकिल 2 साल से उन्होंने कहा छींकता भी है, बाल सफेद होते हैं, और एंटीबायोटिक्स अगर छोड़ दे तो दोबारा स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैं समझ सका हूँ और जो अपनी तजुर्बे से, कि उनको
उनके बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस है, यानी कि उनको एलर्जी है। कोई चीज़, जिन चीज़ों को ढूंढ लें कि किन की चीज़ों से एलर्जी, उससे बचें और उसकी कुछ दवाइयाँ खाना। इससे कोरोना से कोई रिलेशन नहीं है। एलर्जी टेस्ट करवाएं, बिल्कुल करा लें। एलर्जी टेस्ट ना भी कराएं तो खुद ही टेस्ट कर लें कि एंटीबायोटिक हर वक्त नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खुदारा ये एक एलर्जी कंडीशन है। हो सकता है कभी कभार इनको इन्फ्लुएंजा भी आ जाता हो, तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जो एलर्जी की, कुछ हम स्प्रे देते हैं जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लंबे अरसे के लिए दवा करनी पड़ती है। और आपको रेस्ट करें, नींद पूरी करें, अच्छा खाना खाएं, आपकी एलर्जी बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाएगी। ओके, नाउ वेरी क्विक क्वेश्चंस का आप जवाब देंगे। 343000960 पे कॉल्स हमारे पास हैं, लेकिन सबसे पहले इनका सवाल जो कराची वाले पूछा, मास्क कितनी देर चलता है? देखिए, मास्क का ये है कि मैं डॉक्टर साहब भी इसमें ऐड कर दें कि मास्क का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोग जो है वो मास्क यूं पकड़ते हैं, ऐसे देते हैं। खुदारा मास्क आप यूं पकड़ के आप रखें, और इसके अंदर जो है ये होता है कि लोग मास्क कहीं जाते हैं, उसको कहीं रख देते हैं, फिर दोबारा लगा लेते हैं। नाउ दिस इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है। ये बजाय आपके भलाई के आपको इसको नुकसान हो सकता है। एक बात। दूसरी बात है कि एक मास्क लगाकर एक आदमी जो है 4 दिन चला रहा होता है, उसको लगा हुआ वो चल रहा है, क्योंकि उसके पास मास्क नहीं है। तो मेरा सिर्फ मशवरा यही है कि भाई आप अगर बाहर जा रहे हैं और आपके पास मास्क अवेलेबल नहीं है, आप मास्क बाहर जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम कह रहे हैं कि जी कम से कम 1 मीटर, 1 गज या 4-5 फीट जो है आप एहतियातन दूर रह लें। आप घबराने की कोई बात नहीं है। और मास्क अगर है आप जाएं और उसको फिर एहतियात से रखें, कोई बच्चे ना छुएं या कुछ ना करें। और वो ये बहुत जरूरी है कि मास्क सबको लगाना नहीं है। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने पूछा था कि वो गर्मी में खत्म हो जाएगा, और एक तीसरी और भी कोई बात, प्लाज्मा ट्रीटमेंट की। जी हाँ, ये गर्मी का सवाल जो है ये काफ़ी उठाया जा रहा है, और इसके बारे में ये मालूम होना चाहिए कि एक पेपर भी चाइना से निकला है जिसमें कहा गया है कि 1 डिग्री टेम्परेचर के राइज से इसका ट्रांसमिशन कुछ हद तक कम हो जाता है। अच्छा, ये तो है लेकिन इसी पेपर में कहा गया है कि जब तक टेम्परेचर 50 डिग्रीज पे नहीं पहुंचेगा, आजकल कराची में 28 से 32 डिग्री चल रहा है, जब तक शदीद गर्मी नहीं पड़ेगी तब तक सब्सटेंशियल यानी खातिर खा इसमें कमी नहीं आएगी। और ये टाइम बताएगा। ये सारी पेशेंट गोइयाँ यहाँ मेडिकल साइंस एविडेंस बेस्ड है, वो तो बताती है कि क्या हो रहा है इस वक्त। आइंदा के बारे में पेशेंट गोई करना मेडिकल साइंस का काम नहीं है। सही है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी इन्होंने बात की प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में नेचुरली एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो भी इन्फेक्शन हो। अब ये प्रपोज़ल है, और ये प्रपोज़ल हमेशा से और बाज़ बीमारियों में इस्तेमाल भी होता है जिनका इलाज नहीं है, कि जिन मरीज़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और वो सही हो जाते हैं तो उनके ब्लड में से ये एंटीबॉडीज़ निकाल के और इस्तेमाल की जाती हैं उसी मर्ज़ को ट्रीट करने के लिए। सही। लेकिन मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, ये इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है। सही। इसमें मेक श्योर किया जाता है कि जो मरीज़ है उसको दूसरे इन्फेक्शंस ना हो, HIV ना हो, हेपेटाइटिस B ना हो, C ना हो, ठीक है। दूसरा ये कि क्या मिक़दार है उन एंटीबॉडीज़ की, उनका एक कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ता है। अच्छा। और उस कॉन्सेंट्रेशन से नीचे होगी तो इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है। तो ये एक बहुत लेंदी प्रोसीजर है और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। प्रैक्टिकली ये कहीं पे भी इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ है, थ्योरेटिकली यूज़ हुआ है, और यहाँ पे भी प्रोग्राम है कि करेंगे। अल्लाह ताला और उसके रिजल्ट क्या आते हैं अभी? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताऊं डॉक्टर साहब से फ़ायदा उठाते हुए इन्फेक्शंस की, कि मैं हर जगह ये बता रहा हूँ, जो हम समझ रहे हैं कि जो गर्मी होती है, लोग फिर गर्मी की दुआएं कर रहे हैं कि गर्मी आ जाए, कोरोना ख़त्म हो जाए, हीट वेव आ जाए, सब लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये समझता हूँ कि एज ए क्लिनिशियन के मेरे अंदर अगर कोरोना का वायरस आ गया है, ठीक है, अब गर्मी जो है बाहर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पे चल रहा है, तो क्या वो खत्म हो गया, या मैं नहीं लगाऊंगा किसी को जी, मैं लगाता रहूंगा? तो लोग ये ना समझें कि जी ये खत्म हो गया, गर्मी आ गई। हाँ, वो चीज़ जो कि बाहर कहीं टेबल पड़ा हुआ है उस पर हीट आ गई है तो शायद वो खत्म हो जाए, लेकिन जिस इंसान में कोरोना के मरीज है गर्मी से नहीं, गर्मी से नहीं जाएगा वो। सवाल है, वरना मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेनी है फौरन। ब्रेक के बाद जो है ना, हमने डॉक्टर साहब से ये जरूर पूछना है, डॉक्टर हनीफ साहब से, कि अब तक तो हम हिफाजती तदाबीर पे बात करते रहे, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो फिर वो क्या करे, उसके स्टेप्स क्या हैं, किस लेवल का क्या? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है। इसी से मुंसलिक हम ये भी पूछेंगे, आजकल ये बहुत अजीब बात है, देखिए बीमारी
किसी को भी हो जाती है और ये कोई ऐसी मुहलिक बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं 80% लोग जो हैं उनको तो पता भी नहीं चलता, बिल्कुल बेसलाइन सिम्टम्स होते हैं। 15% वो हैं जिनको शायद अस्पताल की ज़रूरत पड़े और 5% वो हैं जो शायद क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच जाएं और फिर शायद जांबर ना हो सकें। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट, लोग में ये स्टिग्मा है कि इसके घर में कोरोना वायरस का पेशेंट, अब हमने कभी नहीं जाना, सामने से नहीं गुजरना। किसी के घर में अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है तो लोग उसे अछूत भी समझ रहे हैं। किस तरह से ट्रीट करना है, उसके साथ कैसे पेश आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे बात करेंगे। और लॉकडाउन में तो हम चल रहे हैं, वो चाहे जुज़वी सही लेकिन चल रहे हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत सारे जो मेजर लोग बाहर निकलते थे वो शायद नहीं निकल रहे। आगे हमें क्या करना है और किस तरह से इसके फैलाव को मजीद रोकना है, ये पूछेंगे अपने दोनों डॉक्टर्स से राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन न्यूज़ 1 पर कोरोना के खिलाफ जंग सबने मिलकर लड़नी है। हमारे दोनों डॉक्टर साहिबान यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आपने कॉल करना है 343-00960 पर और अपने सवाल पूछने हैं। कराची का नंबर है, सो कराची से बाहर जितने भी हैं वो 021 डायल करके और फिर हमारा नंबर डायल करें और सवाल पूछें। ब्रेक से पहले हमने बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आप कह रहे थे बात थी नादिया, जो मैंने सवाल रखा था कि अगर किसी को कोरोना का मर्ज हो जाए और वो सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसके वक्त, क्योंकि अब तक तो हमने हिफाजती तदाबीर पे बात की थी, तो उसके बाद क्या करना है? उसने घर पे रहना है, फिर क्वारंटाइन और आइसोलेशन में क्या फ़र्क है? ठीक है। डॉक्टर के पास कब जाना है, कितना अरसा घर में रहना है, क्या ऐसे सिम्टम्स हों जिस पे आपने इमीडिएटली हॉस्पिटल से रब्ता करना है, और क्या ऐसी चीज़ें जो घर पे मैनेज हो सकती हैं, कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है? जी डॉक्टर हनीफ साहब। जी हाँ, ये जो मैंने जैसे पहले कहा 80% लोगों में ये मामूली नज़ला ज़ुकाम होगा। कोरोना के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? फ़ीवर है, बुखार होगा, तेज़ बुखार है, गले में ख़ारिश है, खांसी है, पूरे बदन में दर्द है, जैसे कि किसी भी वायरल फ्लू में होता है उस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स है। तो करना ये है कि अगर खुदा खास्ता किसी में होता है तो टेस्ट तो वैसे भी बहुत कम हो रहे हैं, तो वो अपने आप को घर में रखे, आइसोलेट करे, सबसे अलग रहे, वेल हाइड्रेटेड रहे, घर वालों से भी अलग हो जाए। जी हाँ, घर वालों अपने से कमरे तक महदूद। जी हाँ, अपने कमरे तक महदूद हो जाए और अपने को वेल हाइड्रेटेड रखे, रेस्ट करे। बुखार के लिए एंटीपायरेटिक्स ले, पैरासीटामोल अपने वज़न के लिहाज से बड़े लोग जो लेंगे वो 2 गोलियां हर 4 घंटे पर, ठीक है। और अपने को मॉनिटर करे, किसी की ड्यूटी लगाए कि उसका फ़ीवर भी ले, उसका दिन में 2 मरतबा, और उसकी सांस पे नज़र रखे। ठीक। अगर सांस बहुत तेज़ चलने लगे या सांस लेने में तकलीफ़ होने लगे, जिससे कहते हैं सांस समा नहीं रहा, तो ये डेंजर साइन है। इसमें फिर मेडिकल एडवाइस और डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बेहतर ये होगा कि अगर हेल्पलाइन को फ़ोन करके, कोरोना हेल्पलाइन जो है, उनसे एडवाइस ले ली जाए। ठीक है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि कराची में कौन कौन से सेंटर्स हैं, अपने इलाके का मालूम कीजिए, अपने अपने सूबों में, अपने अपने शहरों में सबको पता होना डॉक्टर साहब चाहिए। घर वाले क्या करें, किस तरह से? अब किसी ने टेम्परेचर चेक करना है, खाना देना है, वो किस तरीके से? क्योंकि ये तो वीडियो ऐसी आती है कि खाना जो है वो डोर के ऊपर रख के चले गए हैं लोग, ये क्या इसका क्या मैकेनिज्म है? ये जवाब देने से पहले एक कॉल ले लें। दुबई से हमारे साथ कॉल है अहमद जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइएगा क्या सवाल है? जी, मैं 2 क्वेश्चन हैं। पहला तो ये है कि इसमें इसका एक सिम्टम ये भी हो सकता है कि वेट कफ हो, नंबर 1, और सेकंड ये कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो गया और ठीक हो गया, आई मीन यू वुड हैव हैड द सिम्टम्स एंड देन यू आर ओके, और मे भी सब हाँ ऐसा। अच्छा ठीक है, ये आपका सवाल है। थैंक यू जी। इसी सिम्टम्स में ये ऐड कीजिएगा कि देर लाइक सईद गनी साहब थे, उनको कोई सिम्टम ही नहीं था। जी हाँ, ये मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि 80% लोगों में बिल्कुल मामूली या कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। और ये सबसे ख़तरनाक पेशेंट्स हैं। ये पेशेंट्स दूसरों को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब, यहाँ तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को कोरोना आया भी होगा और चला भी गया होगा, उनको पता भी नहीं चला। लेकिन जो इम्यूनोसप्रेस्ड होंगे उनके अंदर ये नुकसान होगा। जी, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जिनका डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है और मुअम्मर हजरात हैं, उनमें सांस की है, लंग्स की प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब वो घर वाले किस तरह से ट्रीट करें पेशेंट? जी हाँ, ये आदमी, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट थिंग है लेकिन करनी पड़ेगी क्योंकि ज़रूरी है। आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके अजीज़ व क़ारिब जो आपके घर में साथ रह रहे हैं उनको ये मर्ज लग जाए, तो उस वक्त सारे यानी ख़ुद भी आपको पूरे वक्त ये सर्जिकल मास्क पहने रहना होगा और उन लोगों को भी पहनना होगा।
और ये कांटेक्ट प्रिकॉशंस सारे लेने होंगे ठीक है। कि हाथों की बार बार सफाई है, आपके बर्तन आपकी चीज़ें जब वो लोग छुएंगे तो उनको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत होगी, उनको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करने की ज़रूरत होगी। आपने बाथरूम इस्तेमाल किया, आपने बर्तन इस्तेमाल किए, उसके बाद उसको डिसइंफेक्ट करना होगा। और डिसइंफेक्ट किस चीज़ से करें? सबसे सिंपल चीज़ ये जो होम क्लोरॉक्स होता है, ब्लीच जिसे कहते हैं, होम यूज़ का हर घर में होता है। तो ये 1/3 कप 1 गैलन पानी में ये इसका सोल्यूशन बना के इससे डिसइंफेक्ट करें अच्छी तरह और से। ये डिटॉल से ज़्यादा बेहतर है? जी हाँ, ये डिटॉल से ज़्यादा बेहतर है और रिकमेंडेड है। अच्छा, सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नादिया ने एक बात की थी, सॉरी, वो ये कि जी आपने इन्फॉर्म किया 1166 पे या किसी भी जगह, हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जी जो पेशेंट को ले जा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई पता नहीं किसी टेररिस्ट को पकड़ लिया, कि पुलिस की मोबाइल भी खड़ी है बाहर, जो है ना वो एम्बुलेंस भी खड़ी है, फिर वो डॉक्टर के लिबास में 6-8 लोग हैं, तो वो तो ऐसा बंदे को जिसको ले जा रहे हैं वो भी शर्मिंदगी से 2-4 घर वाले भी परेशान। ये जो मैकेनिज्म है ये क्या है? ये तो बंदा खुद छुपाएगा कि यार किसी को मोहल्ले में पता चल गया कि इनके घर में कोरोना है, बजाय इसके कि वो वॉलंटियर करे और बताए जी मेरे ऐसे सिम्टम्स हैं। तो हम इतना मुश्किल हम क्यों बना रहे हैं जिससे लोग बताने के बजाय छुपाने पे मजबूर हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये हर लेवल पे पैनिक है। ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं ना कि ये जिस तरीके से कंफर्म पेशेंट्स को या सस्पेक्टेड पेशेंट्स को इस तरीके से ले जाया जा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है और इसको स्ट्रांगली डिस्करेज करती है मेडिकल तमाम डॉक्टर्स वगैरह कि इस तरह से ना करें कि अगर खुदा न खास्ता किसी को हो भी तो वो छुपाए और फिर ये ज़रिया बन जाए कोरोना के फैलने का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के पास ये सहूलियत मुहैया है कि उनके कमरे घर में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो तो एक कमरा जो अटैच बात होता है उसमें सारा आइसोलेट कर लें और सब चीज़ें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। जिनके पास यहाँ कराची में, पाकिस्तान में लोग ऐसे रहते हैं एक ही कमरे में सब लोग रह रहे हैं, फैमिली साइज या 2 कमरे हैं, तो खुदारा वो फौरी तौर पे जब उनको पॉजिटिव आ जाए तो बता दें के है। लेकिन लोग बताते इसलिए नहीं है, बहुत से लोग आईसीयू से भाग गए हैं। उसकी वजह है कि यही जो अभी सवाल किया गया, ये रवैया हमारा, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में लोगों से बहुत प्यार मोहब्बत से अगर पेश आया जाए तो लोग बताने को तैयार होंगे। सही। लेकिन मैं समझता हूं कि हुकूमत खुद बताए कि जी घर पे अगर आपको कोरोना हो गया है तो एक आइसोलेशन में रखें, आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, तो लोग इनकी बात मानेंगे। और अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो तो आप इस नंबर पे फोन कर लें और फिर हम जो है आपको आइसोलेट, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भी पंजाब में भी लाहौर की हद तक एक पूरा फील्ड हॉस्पिटल सेटअप हो गया है। यहाँ भी बना है कराची में आज जो है फील्ड हॉस्पिटल जो है उसका इनॉग्रेशन भी हो गया है, ताकि वो बात जो आपने कहा है कि जिनके घरों में जगह नहीं है, फैमिली साइज बड़ा है, वो इस आइसोलेशन में। ये जो हमने फील्ड आइसोलेशन सेंटर हमने कराची में 100 में पीएम है उसका पार्टनर है, हमने वहाँ काम कर रहे हैं हम वहाँ पे। और अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 1000-1200 बेड का सारा बहुत अच्छा इंतज़ाम हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ, दुआ ये करता हूँ कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, आईसीयू वहाँ पे जो है आइसोलेट होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हुकूमत अपने तई बहुत अब पहले और करना चाहिए था, लेकिन अब जो हालात में कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। ख़ासकर सिंध गवर्नमेंट हमारी पिछले परसों हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से भी बात हुई, वो बहुत कीन है, बहुत करना चाहती हैं, लेकिन लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत है, हमने जो उनसे मिल के डिमांड की है कि जो फ्रंट लाइन में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं आपको उनको पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मुझे जो नज़र आ रहा है कि देखें नादिया, ये कोलैप्स हो गया, डॉक्टर्स अगर घर से नहीं निकले और अगर डॉक्टरों में कोरोना पॉजिटिव आ गया तो ये, या पैरामेडिक्स में आ गया तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। आपको 2 मिसाल मैं बताता हूँ कि लाहौर में शेख जायद हॉस्पिटल में एक गायनी का सीज़र हुआ, उसके बाद डॉक्टरों को पता चला कि ये कुछ हिस्ट्री के ज़रिए, तो उनका टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव आया। पता चला उनके हस्बैंड कुछ हफ्ते पहले वो बाहर से आए हैं। तो ये साइलेंट है। और डॉक्टर्स को सिर्फ कोरोना वाले को नहीं ज़रूरत है, ये पीपीई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं दरख्वास्त हमने सिंध मिनिस्टर साहिबा से भी की है, वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर से, कि खुदारा तमाम सिंध एंटीयर सिंध के डॉक्टर्स मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि जी हम कैसे काम करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। पंजाब में भी ये बड़ा मसला है, पंजाब के लोग कर रहे हैं। मुल्तान से हमारे साथ कॉलर है, मुल्तान से कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, डॉक्टर अकील खानजादा साहब का वीडियो हेल्थ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी डॉक्टर नॉमिनेटेड बाय यूएनएफपीए फॉर इंटरनेशनल अमेरिकन अवार्ड। ये बहुत अच्छा जो चल रहा है। और मेरी हर हफ्ते सोशल मीडिया पर बेतहाशा वीडियोज हैं जो फॉरन से भी मेरे पास आ रहे हैं मैसेजेस, जिसमें मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ। ठीक। और ये 3 क्वेश्चन बड़े ज़रूरी हैं।
कि वायरस कब मरेगा। तो पहली चीज तो पब्लिक को ये समझनी चाहिए कि ये वायरस हमेशा लिविंग सेल के अंदर जिंदा रहता है, चाहे वो ह्यूमन सेल हो, प्लांट सेल हो या बैक्टीरिया हो। अच्छा, अगर उसे ह्यूमन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो ये मर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि क्वारंटीन जो है 14 दिन के बजाय आज मेरी प्रिडिक्शन देख लेना 21 दिन आपको करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर कोई बंदा 11वें दिन या 12वें दिन, क्योंकि इसके अंदर वायरस मौजूद होता है, साइन सिम्टम 4-5 दिन के बाद आते हैं, अगर उसे आपने क्वारंटीन से निकाल दिया तो हो सकता है 4-5 दिन के बाद उसके अंदर साइन सिम्टम्स आ जाए। इसलिए इसको बढ़ाना पड़ेगा 21 दिन तक के लिए। तीसरी चीज है कि सैनिटाइजर। अब सैनिटाइजर जो है उसके अंदर है अल्कोहल, वो है बैक्टीरियोस्टेटिक या बैक्टीरियोसिडल, वो बैक्टीरिया के ऊपर अमल करता है, वायरसेस इससे नहीं मरते। अगर ये वायरसेस को मारता है तो आपके डेंटल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सिर्फ इन्हीं से साफ हो जाते हैं। तो ये जो गलत कंसेप्ट है इसको भी ठीक कराएं। तो हाथ के धोने का अमल सबसे ज्यादा अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने फोन करके इसमें ऐड किया। आइसोलेशन में क्या फर्क है ये जरा जी हाँ, ये थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइसोलेशन उन पेशेंट्स के लिए है जो प्रूवन केसेस हो गए हैं, डायग्नोस्ड हो गए हैं, या तो उनका टेस्ट हो गया, ये हाईली सस्पेक्टेड है बिकॉज ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स। जब तक वो सही नहीं हो जाते हैं, उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता, वो आइसोलेटेड रहेंगे। क्वारंटीन वो लोग हैं जो इंक्यूबेशन पीरियड में हो सकते हैं, जिनको एक्सपोजर हुआ है, वो किसी ऐसे पेशेंट से मिले हैं जिसको कोरोना हुआ है या हाईली सस्पेक्टेड था, वो अपने को आइसोलेट करेंगे, सेल्फ क्वारंटीन करेंगे, सबसे दूर रखेंगे। ये 14 दिन के लिए होगा इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि इस वायरस का 14 दिन है। 4 दिन में यूजली 4 दिन बाद साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद 3 दिन बाद यानी 7वें दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब होने होती है, शुरू होती है, और जो खुदा न खास्ता शदीद बीमारी की तरफ जाते हैं वो उमन 11वें दिन की बाद जाते हैं। अच्छा, सही। हमारे साथ एक कॉलर है इस्लामाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि ये जो एक परसेप्शन चल रहा है कि कोरोना वायरस का जो इन्फ्लुएंस है वो ओपन एयर के अंदर भी है, तो उसके बारे में किस तरह से ओपन एयर में मतलब वो हम उसको जज कर सकते हैं कि ओपन एयर में हमें उसकी कोई सिम्टम्स आ रही हैं, उस तरफ से कोई नेगेटिव को पॉजिटिव वो आ रहा है बॉडी के अंदर सांस के जरिए, हवा के जरिए देखने के लिए कोई ऐसा पैमाना, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जो डॉक्टर साहब के मतलब बता सके हमें? अच्छा, बिल्कुल बता देते हैं। इसके साथ ही मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि 17,000 से ज्यादा सस्पेक्टेड केसेस पाकिस्तान में हैं। क्या ये जरूरी नहीं है कि इन सस्पेक्टेड केसेस का सबसे पहले टेस्ट हो जाए ताकि पता रहे? बिल्कुल सही है, यही मैं बात कर रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, एक बात। दूसरी बात है कि जो सस्पेक्टेड केसेस 17,000 हैं वो से जायद है ना। तो मैं पहले भी प्रोग्राम के शुरू में ये बात की थी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सस्पेक्टेड हैं। मुझे ये बताइए कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं? वो अगर माहौल में हैं, वो मार्केट में हैं, वो ऑफिसेज में हैं, तो वो तो सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप अगर सिर्फ 17,000 ले लें या 20,000 ले लें तो अब आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर तो लाखों में चले जाएंगे मरीज। नहीं, लेकिन उनको तो डॉक्टर जफर मिर्जा कह रहे हैं कि जो अपने मेरे ख्याल से हेल्पलाइंस पर फोन करते होंगे, बताते होंगे सिम्टम्स, तो उनको सेल्फ आइसोलेशन का तो कहा गया है, बट हाउ मच आर दे फॉलोइंग? दे फॉलोइंग, एग्जैक्टली। द प्रॉब्लम इज, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि जी मुझे कह दिया गया कि ठीक है, अब मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। मैं एक दिन बैठ गया, फिर मैंने कहा यार मेरी तो सिगरेट खत्म हो गई है, तो वो सिगरेट लेने पहुंच गए कि यार मेरे पास तो कोई बंदा नहीं है, और सस्पेक्टेड से ही तो फिर आप ट्रेस बैक करेंगे। सवाल था ये चीजें हैं एयर वाला डॉक्टर हनीफ साहब के, ये क्या हवा के जरिए, और दूसरा इसी में मैं अगर ऐड कर दूं कि एक कुछ वीडियोस आई कि जी ये जो सेंट्रलाइज एसी हैं उनके डक में होता है, घरों में आप जो है ना लोगों का कहा कि जी वो आप एसी ना चलाएं, या अगर छोटी जगह है तो एसी ना चलाएं। बाहर घरों में तो एसी चले ही नहीं अभी तक। इसकी जरा वजाहत कर दीजिए। ये डक्स वाली बात क्योंकि इटली में आई थी कि यू नो इट कैन स्प्रेड। जी हाँ, दो एक उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो पिछले कॉलर थे उन्होंने कहा था हैंड सैनिटाइजर वायरसेस पे काम नहीं करता, ये सही बात नहीं है। हैंड सैनिटाइजर वायरसेस पे भी इक्वली इफेक्टिव है, इसीलिए रिकमेंड किया जा रहा है कि 70% अल्कोहल वाले जो हैंड सैनिटाइजर हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये जो है ना कि एयर में मौजूद है, ये अभी तक WHO, क्योंकि नई बीमारी है, WHO की अभी भी है कि दिस इज़ कॉन्टैक्ट रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। हमारे यहाँ बीमारियाँ डिवाइड होती हैं ट्रांसमिशन बेस्ड,
ठीक है। कि कौन सी बीमारी किस तरीके से लगती है, जो कॉन्सेप्ट है बीमारी लगने का, मुंतकिल कैसे होती है। तो कोरोना वायरस है, कांटेक्ट हाथ से लगेगी और आपकी जो सिक्रीशंस होंगी नाक से, मुंह से, इससे लगेगी। अच्छा, इसी तरह जो लोग आपके 1 मीटर के दायरे में हैं, जब आप बोलेंगे, आप बहुत ज़ोर से बोलेंगे, खांसेंगे, छींक आएगी आपको, तो तब ये फैलेगी। अच्छा, एयर में कब जाता है ये, जब कोई इन्वेजिव प्रोसीजर किया जाता है। अच्छा। जब पेशेंट ER में है, उसकी सक्शनिंग की जा रही है, या उसको नेबुलाइजेशन दिया जा रहा है, या उसको इंटुबेट किया जा रहा है, तब सिर्फ ये, या मैन्युअली वेंटिलेट किया जा रहा है उस एरिया में, तब उस एरिया में एरोसोलाइज होगा। और सबसे ज़्यादा इसीलिए N95 मास्क पहना जाता है ऐसे मौक़ों पर, और आम उसमें नहीं कहा जाता कि भाई इतना नहीं करो। और थोड़ा सा इसको लोगों को सेंसिबली लेना है। जो डेफिनेशंस WHO, CDC, हमारी हुकूमत बना रही है और जो हिदायत दे रही है, उसको स्टिक करना है अपनी तरफ से, उसमें इन्वेंट नहीं करना व्हील को फिर से। ठीक है। अगर कांटेक्ट और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है तो वी स्टिक टू दैट। डॉक्टर साहब, AC वाली बात, AC में नहीं जी हाँ, ये भी वो नहीं है कि हाँ, जो बहुत ज़्यादा बीमार पेशेंट्स हो गए हों, इंट्यूबेटेड हों, जिन पे सक्शनिंग की जा रही हो, तब तो ये हो सकता है कि एरोसोलाइज हो रहा है। और मेडिकल वार्ड्स में जब ये, जहाँ पे इतने सिक पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे एयर फ्लो बायोमेडिकल डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है। सही। और वो साइकिल्स होती हैं। ठीक है। और मेक श्योर किया जाता है पर मिनट कितनी साइकिल्स आ रही हैं, उस कमरे को वेंटिलेट कर रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो मरीज़ हो, अगर किसी को सस्पेक्टेड या कंफर्म कोरोना है, वो वेल वेंटिलेटेड रूम में रहे, बिल्कुल बंद कमरे में नहीं रहे। सही। ताकि अगर कोई सिक्रीशंस निकलती भी हैं मुंह से बात करने में, खांसने में, चीखने में, वो ये ना हो कि उसी कमरे में जमा होती रहे, वो हवा से निकल जाए। तो घरों के AC में या ऑफिस के AC में उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें जो है ना डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है जो हमने जो पढ़ा है और सुना है कि जो वायरस है ये जानदार में रहता है, जिसको कोई चीज़ चाहिए होती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, तो वो जानवर में रहेगा। किसी का इंतकाल हो जाए जी, तो फिर लोगों ने जो कोरोना पेशेंट्स थे और कोरोना पेशेंट्स का इंतकाल हो गया, तो फिर ये हुआ कि शायद इसकी जिस्म में भी है। नहीं, मसला देखें, जो आदमी जिंदा रहता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो आदमी जिंदा लिविंग है, चाहे जानवर है चाहे वो इंसान है, ये वायरसेस उसके अंदर रहते हैं। अगर ये वायरस कहीं डक में, कहीं नीचे पड़ा हुआ है, तो इसकी एक ड्यूरेशन है 6, 7, 8 घंटे की, और उसके बाद वो डेड हो जाता है। उसको चाहिए होता है उसे। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया नीचे पानी में इधर उधर जिंदा रहता है। सही। वायरस नहीं जिंदा रहता। वायरस जिंदा नहीं रहता। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और देखिए अब हम इकदामात के हवाले से आ जाएं और इसी पर बात कर लें अपने दोनों डॉक्टर्स से कि क्योंकि एक हेल्थ सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, लॉकडाउन्स में भी हम मौजूद हैं, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या हम सब के सब अब ट्रैजेक्टरी का इंतज़ार कर रहे हैं या हमारे पास अब कोई एक प्लान बी भी होना बाकी है। कल का इंपॉर्टेंट डे इसलिए है क्योंकि बार बार प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पिछले 2 जुम्मों से सोशल मीडिया पर भी ये आकर कह रहे हैं कि उन्होंने घर में अपनी जोहर की नमाज अदा की सिर्फ इसलिए कि वो चाहते हैं कि अगर उनमें कोई बीमारी है तो दूसरों को ना लगे। और ये उन्होंने हदीस का भी हवाला दिया। कल के लिए भी डॉक्टर से पूछेंगे क्योंकि जब हम बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें एक फासला रख के लोगों से मिलना है, बात करनी है, घर में भी अभी हम सब फासलों पर हैं, तो ये कितना ज़रूरी है कि कल के हवाले से, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बेचारे समझाते रहे लाउड स्पीकर्स पर कि कोरोना की वबा है, एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहती कि आप इफ़ेक्ट हों, लेकिन काफ़ी लोगों ने काफ़ी बुरा मानकर और बड़ी सख्ती के साथ उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो पर्सनल थे, हमारे पुलिस वाले, उनको हटाया और कहा हम दरवाजे तोड़ देंगे मस्जिद के अगर तुम नहीं हटे। क्या ये सही है एक ऐसे में जब कोरोना वायरस पेंडेमिक है? इट्स नॉट एन एपिडेमिक, इट्स अ पेंडेमिक। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम की। अब हमारे ये जो हिस्सा है इसमें हम बात करना चाहेंगे जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो गाहे बगाहे मुस्तकिल कभी सोशल मीडिया पर आकर बात कर रहे हैं कि हमारे पास वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है बिकॉज दे आर डीलिंग विद, चाहे कोरोना वायरस पॉजिटिव उन्हें पता हो ना हो,
जब पता भी हो जाए तो भी वो डील कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने हम सब के लिए तो सर्जिकल मास्क बता दिए, वो भी जब हम अगर जा रहे हैं किसी क्राउडेड एरिया में जहां हम वो फासला नहीं रख पा रहे, अव्वल तो हमें जरूरत नहीं है ये सब करने की, लेकिन क्या जो हमें बताया जा रहा है कि पीपीईज आ गए हैं पाकिस्तान में और उनकी तादाद कहां तक पहुंच जाएगी, व्हाई आर डॉक्टर्स कंप्लेनिंग देन कि नहीं मिल रहे? देखिए, बात सारी ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है, मैं एज ए पीएमए एक्टिविस्ट जो मुझे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन है उनकी बहुत सीरियस है, और मैं बार बार कोई 4-5 दिन से, पिछले सैटरडे से मैं चीख रहा हूँ कि खुदारा जो अस्पतालों में इस वक्त है, आपको नहीं पता कंसल्टेंट, कोई सीनियर डॉक्टर तो वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ पर हाउस ऑफिसर, वहाँ पर आरएमओज, रेजिडेंट, पीजीज, बेचारियाँ लड़कियाँ, वो सारी, और जिन्होंने अभी आपको सिविल हॉस्पिटल कराची की दो मास्क मांग के इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास बाकी अपनी मर्जी, अपनी मास्क उनको मिल जाता है, बेचारी पेशेंट देख रहे हैं। तो एक तो मैं उनको सलूट करता हूं, अपने तमाम डॉक्टरों को जो इस वक्त ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन टिल हाउ लॉन्ग दे विल। डॉक्टर साहब, अब्बासी शहीद में भी मैंने देखा, सब जगह सारे अस्पतालों को ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एनडीएमए ने इतने मास्क दिए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं दिए होंगे, बिल्कुल है, चाइना से भी रोजाना सुन रहा हूं, अभी भी कल भी मास्क और सारी चीजें, आई किट्स वगैरह सब आए, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं प्रैक्टिकली इसको बनाएं। किसी डॉक्टर से, मुझे पेशावर से, मुझे बलूचिस्तान से, एवरीवेयर आई एम रिसीविंग कॉल्स कि डॉक्टर साहब आप जो है ना स्ट्राइक कॉल करें, लेकिन मैं सबको बोलता हूँ खुदारा ना आप स्ट्राइक कॉल करें, ना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करें, हमारा इस वक्त काम नेशनल कॉज है, ये इस वक्त हमारी आवाम को जरूरत है। लेकिन कंसंट्रेशन पीपीई पे होना चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ जो आपको, आप तमाम लोगों को आंखें खोलेंगे, सिविल हॉस्पिटल की जो या किसी हॉस्पिटल का वो है, कॉल आई थी गायनी की डॉक्टर ने, मैं कोरोना के मरीज की बात नहीं, गायनी की डॉक्टर को सीजर करना था और उन्होंने 2 बेहोशी की डॉक्टर को कॉल किया, पहले एक को किया, उसने मना कर दिया कि मेरे इन लॉज ने मना कर दिया है, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास पीपीई नहीं है। उन्होंने दूसरों को कॉल किया और ऑल बोथ आर एफसीपीएस सीनियर डॉक्टर, दोनों ने रिफ्यूज़ किया और उन्होंने पता नहीं किस तरह से उसकी सीजर की है। अगर ये परटेन करता है, ये परसिस्ट करता है ये प्रॉब्लम, तो आप ये देखिए कि कोरोना से तो लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो नॉर्मल जो है, नॉर्मल बीमारियां इस वक्त जो है, हड्डी की, सांस की बीमारियां, बच्चों की बीमारियां, गायनी की जो इमरजेंसियां हैं, बच्चों की इमरजेंसियां, उससे लोगों की हलाकतें होंगी। खुदारा डॉक्टर्स को जितनी जल्दी हो सके आपके तवस्सुस से, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, मुराद अली शाह साहब से, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कल परसों हमने जाके अजरा पेचो साहिबा से भी मुलाकात की, यही डिमांड की कि भाई टेस्ट करें सब लोगों का, डॉक्टरों को किट्स दें ताकि ये चीज़ें जो है हमारी सेव हो जाए। अगर ये सिस्टम नहीं हुआ तो ये आपका हेल्थ का सिस्टम कोलैप्स होगा और ये प्रॉब्लम होगी। ये एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, वो ये कि हमारे यहाँ एक ओवर कॉन्फिडेंट हैं लोग कि जी हमें कुछ नहीं होगा, वो कहते हैं जी हम तो ये गुटखा खा लेते हैं, ये सब ये है, इससे कुछ नहीं हुआ तो कोरोना वायरस क्या करेगा। कई ऐसे हैं जो इस चीज़ के अंदर, यानी बीमारी के मामले के अंदर, अपने दीन को या दूसरे मामले को ले आते हैं कि जी मुसलमानों को कुछ नहीं होना। तो ये ज़रा बता दीजिए कि ये ओवर कॉन्फिडेंस होना ये हमें कहाँ ले जाएगा। और फिर ये जो गैदरिंग्स हैं, चाहे वो गैदरिंग्स जो है वो सुपरमार्केट के अंदर रश हो, बाज़ार में हो, किसी और मार्केट में हो, या किसी रिलीजियस प्लेस के ऊपर हो, ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है? जी हाँ, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये तो मैं इसको स्टुपिडिटी कहूँगा, ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। ये जो है ना कि अपने को इनविंसिबल समझना कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं और हम तो जी लक्कड़ पत्थर हज़म, हम तो रोडों पे खाते हैं और ये करते हैं। जी, ये जो है ना, ये तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये जो वक्त है, ये तो खुसूसी हिफाजती तदाबीर करने का वक्त है, और ये हिफाजती तदाबीर कितनी कामयाब होती हैं ये मुझ पे और आप पे और अल्लाह के फजल पे डिपेंडेंट है। तो ये पूरे करके और फिर हम बच जाएं इस वबा से तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना अपने लिए, वो जितना ख़तरनाक है उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, हमारे अजीज़ व क़ारिब, पूरा शहर, पूरा माशरा, पूरा पाकिस्तान जो है उसको ख़तरे में डालना है। तो ये एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। जब तक ये नहीं होगा
हम इसके खिलाफ कोई भी कामयाबी हासिल और नहीं ये जो कर फैमिली सकेंगे। गैदरिंग्स हो रही है, चले जी निहारी पार्टी रख ली, आज जी, हलीम जी। पार्टी, फैमिलीज ने सब समाजी भाई बहनों को बुला दूरी, लिया, समाजी लूडो दूरी को खेल रहे हैं, समझना कैरम होगा। बोर्ड, मुख्तलिफ दूसरी फैमिलीज आ गई घर के अंदर जो पार्टीज जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये टाइम जो है ये पिकनिक का या ये कोई वेकेशन टाइम नहीं है, ये एक इमरजेंसी है। ये पैंडमिक है जो सेंचुरीज़ में होता है। इससे पहले जो पैंडमिक आई थी वो फ्लू की पैंडमिक थी 1918 में। अब ये आया स्पेनिश फ्लू, अब ये आई है। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग है एक वाहिद चीज़ जो इससे बचाव में प्रूवन है। बाकी लोग गरारे कर रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अदरक खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह अलग प्रूवन नहीं है, तब भी कर रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे हाफिज़ साहब ने कहा, हर लेवल पर, चाहे वो सुपरमार्केट हो, चाहे बाज़ार हो, चाहे पार्क्स हो, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, चाहे मजहबी इबादत गाहें हो, हर जगह 5 लोगों से ज़्यादा के लोगों का मजमा नहीं होना चाहिए। और उन 5 लोगों में आपको दूर आपस में रहना है, जी हाँ। जैसे कि आपको ने बताया है, जी हाँ। क्योंकि लास्ट मिनट है। मैं दोनों आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्योंकि टेस्ट वो अग्रेसिव टेस्ट नहीं हो रहे और लॉकडाउन में भी हम हैं, कितना टाइम अब आप देख रहे हैं जिसके बाद आप कोई फैसला कर पाएंगे कि किस तरह का बिहेवियर है इस वायरस का इस मुल्क में? नेक्स्ट 14 डेज जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें पता चलेगा कि किस तरफ जा रहा है। जी हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हम अगर 14 डेज में भी वो अग्रेसिव टेस्टिंग नहीं हुई तो फिर कैसे पता चलेगा? ये और जागी जाएगा। अगर हमारा बिहेवियर, मैं तमाम लोगों को बता रहा हूँ, अगर हमने ये जो जितनी भी बातें हमने की उस पर अमल नहीं किए, एहतियाती तदाबीर अगर नहीं कर पाए, अपने आप को लॉकडाउन नहीं किया, तो ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी और प्रॉब्लम होगा। लिहाजा अभी वक्त है, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं 14 दिन का, तो अभी भी वक्त है कि अपने आप को कर लें। और इसमें फिर मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक चीज़ हमारी रह गई है जो मैं बता दूं लोगों को, कि ये बीमारी आँख, नाक और मुंह से ट्रैवल होती है। ये आपके जिस्म में दाखिल होता है, इसलिए हाथ बार बार धोने को कहा जा रहा है कि, लेकिन जो लोग हाथ नहीं धो पा रहे हैं उनको शक है, तो खुदारा उस वक्त तक, जब तक आप हाथ नहीं धोते, उस वक्त तक अपने कंट्रोल में रखें, अपने हाथ को चेहरे की तरफ नहीं लेके जाए। और इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है, सिर्फ एहतियात है। सिर्फ एहतियात करें, अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत सारे सवाल अभी भी यकीनन हमारे भी और आप लोगों के भी होंगे, लेकिन बहुत हद तक आप लोगों ने बड़े इब्हाम भी क्लियर किए। हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो है वो हमारे खबरनामे के बाद हमारे दूसरे एंकर्स ज्वाइन करेंगे लाहौर से, इस्लामाबाद से। देखें, वो भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, उससे भी आपको बड़ी आगाही मिलेगी। लेकिन घर से बाहर कदम निकालने वक्त सोचा करें, क्या इसके बगैर गुजारा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप सबके घरों में मौजूद हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल करें, ना निकले बाहर, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगले 14 दिन बेइंतहा इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन वो भी तब अगर हमारे रवैये सही रहे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, ना की तो ये फिर और आगे चले जाएंगे। ये मेरे ख्याल से हमारे प्लेटफॉर्म से अपील होनी चाहिए कि अल्लाह ताला करम करे हम सब पर, पूरी दुनिया पर, इंसानियत पर, पाकिस्तान पर। अल्लाह रमज़ान को ऐसे गुजारें कि हमारी मसाजिद भी आबाद हो जाएं, हमारे रोज़े भी उसी तरह से खुलें। लेकिन ये सब के लिए अक्ल, दानिश, फ़हम जो बताई जा रही है, दूरी रखनी है, फैलाव को हमें रोकना है ताकि हम इसे शिकस्त दे सकें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इसी तरह के सेशंस करते रहेंगे ताकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखें। जो आपने सीखा है आज यहाँ, वो अपने रिश्तेदारों को सिर्फ फ़ोन करके बताइएगा, मिलने मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।